Hello बच्चों, today in this video I am going to share the best way to answer to the question based on सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन। आज बेटा हम कुछ सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रोबेबली बेस्ड रहेंगे इंग्लिश के। आप लोग मुझे जानते ही हो, ठीक है। तो इंग्लिश में बेटा देखो वो यहाँ पे वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम्स में फेस ऑफ करने को आपको मिलेंगे, ठीक है। ये टारगेट करेगा बेटा आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम को और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के जितने भी मॉड्यूल और जितने भी टॉपिक्स आप लोगों के यहाँ पे एग्जामिनर पूछता है बेटा हर टाइप का आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। चाहे बेटा चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन का हो, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, चाहे वो कंजंक्शन हो, चाहे वो कोई भी टाइप की पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे ट्रीट करने को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट्स पेन और कॉपी प्रॉपर कैरी कर लीजिए, अपने नोट्स भी मेंटेन करते रहिएगा और अपने क्वेश्चंस मेंशन करते रहिएगा। आपको लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए थे। आप लोग भी बेटा क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते चलना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चंस को जस्टिफाई करेंगे, है ना। और एक सटीक अप्रोच इसमें हम अप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा, लेते हैं माँ सरस्वती का नाम और करते हैं हमारे प्रैक्टिस को स्टार्ट। चलो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में क्या कहता है, यानी कि आपका सडनली बेटा पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि चलो स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, है ना। तो स्पेल चेक के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं, यानी कि प्रोबेबली बेटा अगर मैं ऑन एवरेज की बात करूँ तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आने वाला है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डायरेक्शन, है ना। सिंपल है, कहता है स्पेल द वर्ड करेक्टली, यानी कि आपको फाइंड करना है यहाँ पे करेक्टली वर्ड आपको फाइंड करना है। यानी कि कुछ ना कुछ बेटा आपको यहाँ पे हिंट दी होगी और वो हिंट ये है कि आपको यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ सूट और बेटा डैश डैश दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि इस वर्ड को आपको कंप्लीट करना है, करेक्टली फाइंड अप करता है। देयर द 4 ऑप्शन, आप लोगों के पास में 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन को यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करके ये पूरा का पूरा एक वर्ड हम बना सकते हैं। एक है आपके पास में एबल, एक आपके पास में एबल बट ई साउंड इसमें प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एक है बेटा ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता, हाँ एबली, अरे ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता। तो काफी ट्रिकी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, है ना, काफी ट्रिकी ऑप्शंस हैं। चलो अब बनाते हैं इसका क्वेश्चन, इसका आंसर बना लेते हैं। चलो पहले मैं आपके लिखूंगा यहाँ पे सुटेबल, है ना। तो सुटेबल में बेटा हम एबल क्या करेंगे, सफिक्स करेंगे, क्योंकि देखो जब भी यहाँ पे कोई वर्ड हम बनाते हैं अगर इससे पहले यहाँ पे अगर वो कुछ ऐड ऑन करवाता है उसको हम प्रीफिक्स कह देते हैं। हाँ, इसके बाद में बेटा किसी वर्ड को यहाँ पे ऐड ऑन करवाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, सफिक्स हम उसको कह देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आना था बेटा, एबल, सुटेबल। सुटेबल का मतलब है कोई चीज अपने आप में सटीक हो, है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, है ना। तो यानी कि ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि सुटेबल इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा, है ना। तो फाइंड द करेक्टली वर्ड बेटा क्या, सुटेबल। देखो इतना आसान हो गया ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो कुछ अगेन बेटा स्पेल द वर्ड करेक्टली, सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया बट वर्ड अलग है, बस क्या है वर्ड अलग है। चलो इमेजिन यहाँ पे लिख रखा है, आपको इसका सफिक्स आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है कि सफिक्स लगा इसका क्या सेंटेंस बनेगा, है ना। इमेजिन, तो आप लोगों के दिमाग में एक इमेज बन गई होगी, कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन की बात कर रहा होगा, है ना। आपके दिमाग में ऐसे तुरंत इमेज भी बन गई होगी, कहीं ना कहीं ये एक इमेजिनेशन की बात कर रहा होगा। हाँ, अब इमेजिनेशन की स्पेलिंग क्या होती है अब ये चेक कर लेते हैं, है ना। तो जनरली आपका एग्जामिनर बेटा स्पेल चेक यानी कि स्पेलिंग चेक से भी आपका क्वेश्चन वहाँ पे पूछता है। इमेजिनेशन बना लेते हैं, चलो क्या कहता है इमेजिनेशन, है ना। अब इमेजिनेशन की स्पेलिंग क्या होती है आप देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा रहने वाला है, इमेजिनी, यानी कि इमेजिन करना किसी चीज को। अब इमेजिनेशन तो अलग हो जाएगा, उसमें तो NATION लग जाएगा। इमेजिन क्या करते हैं बेटा, इसमें हम सफिक्स क्या करेंगे, चलो यहाँ पे कर देते हैं, हाँ। अब बेटा NE नहीं कर, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। INE ये भी अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी अपने आप में कोई वर्ड नहीं बनता, ठीक है। यानी कि आपका जो वर्ड बनेगा NE, इमेजिन, किसी चीज को बेटा आप इमेजिन करते हो, हाँ यू हैव टू क्रिएट वन इमेज इन योर माइंड, है ना। कोई इमेज आप क्रिएट करते हो तो उसको हम इमेजिन कहते हैं। सपोज दैट कुछ समथिंग कुछ है ना। तो ये आपके 2 क्वेश्चन बैक टू बैक आप लोगों के क्या मिल गए बेटा, स्पेल चेक के क्वेश्चन मिल गए। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन बेटा दोबारा आप लोगों का क्या आ गया, स्पेल चेक का क्वेश्चन। चलो बैक टू बैक थर्ड क्वेश्चन आपका आता है बेटा स्पेलिंग चेक का, स्पेल करेक्टली वर्ड आपको फाइंड करना है। अब आपके सामने वर्ड है बेटा काउंट, COUNT, हाँ आपके पास में COUNT काउंट एक वर्ड आ गया, ठीक है। अब बेटा काउंट रॉय, अरे नहीं काउंट रॉय तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता अपनी फंडामेंटल इंग्लिश में,
कोई भी नाम का सेंटेंस नहीं बनता। RYE मतलब ये भी नाम का कोई सेंटेंस नहीं बनता आपके एग्जाम्स में, ठीक है ना। REY, अरे नहीं, ये भी कोई सेंटेंस नहीं बनता। हाँ, RE बनता है। हाँ, RE क्या बनता है, आपका एक सेंटेंस क्रिएट होता है RE। यानी कहने का मतलब क्या सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, यानी कि हमने जैसे ही बेटा यहाँ पे इसमें सफिक्स किया RE। मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ बेटा, सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं कुछ वर्ड, है ना। तो यहाँ पे सफिक्स यानी कि जनरली ये स्पेल चेक के क्वेश्चन से ज़्यादा हम इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा स्पेल चेक का क्वेश्चन है। हाँ, तो इसमें क्या हो जाता है आपका, जनरली ये क्वेश्चन बनेगा आपका कंट्री, है ना। ये लो, कंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता ही है ना। तो एक सिंपल सा यहाँ पे एक स्पेल चेक का ये आपका आंसर बन गया कंट्री, ठीक है। RY आपने इसमें सफिक्स करे, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, है ना। देखो कितना आसान हुआ ना, आप लोगों को मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि तीनों के तीनों बैक टू बैक क्या थे बेटा, स्पेल चेक के क्वेश्चन थे, स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन थे, है ना। आ जाओ भाई, नेक्स्ट वर्ड आपका कहता है डायरेक्शन। फिर देखो बेटा एक और क्वेश्चन डायरेक्शन का आ गया, एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे डायरेक्शन का आ गया, कहता है स्पेल द वर्ड करेक्टली। अब आप तो ना, आप क्या हो गए होगे बेटा, बोर हो गए होगे, अरे हम तो सर ऐसा क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, हम तो ऐसा क्वेश्चन कर ही लेंगे, क्योंकि बैक टू बैक वही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, यानी कि फिर स्पेलिंग चेक का क्वेश्चन आ गया अगेन, ठीक है। हाँ, अब आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है कॉम्पिटी, ठीक है। आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है COMPETI, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पे आपको कुछ और सफिक्स करना है, जिससे एक अपना एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। हाँ, अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखो एस मतलब कि ना कहीं आपको एक हिंट तो मिली गई होगी, कहीं ना कहीं कंपटीशन की बात कर रहा है, कंपटीशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब एस नहीं, करेक्ट, इनकरेक्ट वर्ड हो गया। हाँ, सी भी अपने आप में क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट यहाँ पे वर्ड हो गया, ठीक है। TIONE, अरे यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये ई कहाँ से कूद पड़ा, मतलब कि ये ऑप्शन भी अपने आप में गलत हो गया, ठीक है। तो सिंपली बेटा यहाँ पे इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, कॉम्पिटिशन, है ना। यानी कि कह रहा है कि कंपटीशन, यानी कि यहाँ पे जनरली वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो ये आपको स्पेलिंग्स याद करके चलनी है, और अपने प्रैक्टिस भी करते रहिएगा नोटबुक में लिख के बार बार, यानी कि 2 से 3 बार आप लोग नोटबुक में भी कॉपी यानी कि लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोगों की स्पेलिंग एरर्स भी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। तो दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन, द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। चलो अब बात करते हैं बेटा एक अगले क्वेश्चन की। ये 4 क्वेश्चन आपके बैक टू बैक किसके आए थे बेटा, स्पेलिंग चेक्स के क्वेश्चन आए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। अगेन बेटा फिर स्पेल चेक का क्वेश्चन आ गया, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है ये, ठीक है। कहता है वर्ड आपको फाइंड करना है, करेक्टली वर्ड आपको फाइंड करना है, कहता है ब्यूट। चलो अब देख लेते हैं इसका क्या बनेगा। सिंपल यहाँ पे आपका एक वर्ड लिखा हुआ है। हाँ, अब आपके दिमाग में इमेज तो बनी गई होगी, कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल शब्द की बात कर रहा है ना। कहीं ना कहीं ब्यूटी, देखो जैसे ऑप्शन से भी आप मैच ऑन कर सकते, यानी कि मैचू कॉन्सेप्ट भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, है ना। क्या कहता है मैचू कॉन्सेप्ट, क्या होता है बेटा, यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शन, एलिमिनेट कर दो ऑप्शन को, जो ऑप्शन बन ही नहीं सकते उनको पहले ही हटा दो। कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल कह रहा है, और आप लोगों को पहले से स्पेलिंग भी पता होगी बेटा, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग क्या होती है, BEAUTIFUL। चलो ये इसकी स्पेलिंग हो गई। अब बेटा इसको फाइंड अप कर लो, देखो कौन सी, यहाँ तक तो देखो बेटा टी तक तो आपको यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, है ना। अब आपको क्या करना है, IFUL इसको फाइंड करना है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन दिखता है यहाँ पे, नहीं ये ऑप्शन तो नहीं बन रहा, है ना, ये भी नहीं बन रहा अपने आप में, यू का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। ई फिर इसमें फिर कूद पड़ा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आपने क्या देखा, IFUL, मतलब कि बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। तो अगर जनरली बेटा आपको स्पेलिंग्स याद है पहले से, तो आप पहले उसको लिख लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, कि आधे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। आधा वर्ड यहाँ पे यानी कि वर्ड्स को ब्रेक करके दिया हुआ है, और जनरली बेटा जब हम वोकैब पढ़ते हैं ना, तो वर्ड को ब्रेक करके ही आपको वोकैब को लर्न करनी पड़ती है, ताकि यू हैव इजीली आप उन क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन बैक टू बैक बेटा स्पेलिंग के थे। आई होप बेटा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव ऑन करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये पैसेज के क्वेश्चन आ गए बेटा। पैसेज हम लास्ट में ट्रीट करेंगे, पैसेज को हम लास्ट में ट्रीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हमारे पैसेज के हैं उनको हम यहाँ पे आगे बढ़ते बेटा पैसेज को सबसे लास्ट में करेंगे, है ना। पैसेज को सबसे लास्ट में हम करेंगे, ठीक है, पैसेज को सबसे लास्ट में करने वाले हैं हम। चलो 11 क्वेश्चन से मूव करते हैं। आओ बेटा ये क्वेश्चन है आपके पास में, कहता है डायरेक्शन का, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ भाई, अब आपके ग्रामर का काम शुरू हो जाता है ना।
अब आपके ग्रामर को आपको टैकल करके चलना है। 11th का आंसर आप लोगों को पहले बताना है, फिर मैं आपके आंसर का वेट करता हूँ। चलो, विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, है ना। विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, कहता क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने, ही डैश द होल बुक, है ना। अगर जनरली बेटा मैं बुक की बात करूँ तो बुक अपने आप में क्या है, नाउन है ना। अगर यहाँ पे मैं होल की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये अपने आप में एक द आर्टिकल को रेफर करता है। हाँ, ये अपने आप में द आर्टिकल को रेफर करता है। यानी कहीं ना कहीं बेटा अगर यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट हुआ और टेक्निकल लैंग्वेज में प्यारे बच्चों ये एज अ प्रोनाउन की तरह भी यहाँ पे ट्रीट कर रहा है ना। ये एज अ प्रोनाउन की तरह भी यहाँ पे ट्रीट कर रहा है। हाँ, चलो ऑप्शन मिला लेते हैं। अरे नहीं, देखो, अगर जनरली बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू डिसाइड कि विच वर्ब इन दिस क्वेश्चन। आपको वर्ब भी फिर यहाँ पे सिंगुलर ही टाइप करना पड़ेगा, मतलब कि हैव अपने आप में इनकरेक्ट बन जाएगा। हाँ, रीडिंग बेटा अपने आप में नहीं, आईएनजी फॉर्म यहाँ पे कोई भी हमारी यूज नहीं हो रही। बेटा इज बन सकता है, बट बेटा ये सेंटेंस पे हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट का नहीं है, ये प्रेजेंट यानी कि आपको अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे हैज रीड यानी कि या देखो स्पेलिंग सेम होती है लेकिन एक रीड पढ़ते हैं, थर्ड यानी कि उस रीड की थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड, रेड, रेड, है ना। तो यू हैव टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज करेक्ट वर्ड्स रेड, तो दैट मीन्स बेटा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, हैज रीड इन दिस क्वेश्चन, हैज रीड, है ना। और मैंने आप लोगों को बता रखा है हैज और हैव, इनके बाद में बेटा आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, है ना, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा, है ना। लास्ट में आप लोगों से मैं ये भी पूछूंगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए थे। आप लोग कमेंट्स में बताना है, आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि सर मेरे इतने में से इतने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो ये भी चीज़ें आप लोगों को नोट डाउन करते रहना, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को करा रहा हूँ वो भी आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में डायरेक्शन का फिर क्वेश्चन है बेटा, 12th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आप लोगों का देखते हैं। कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। कहता है द, क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, कहता है द मैन, है ना। आपके सामने क्या कहता है बेटा, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन कहता है आपके सामने द मैन कॉट डैश थीफ। हाँ, अब बेटा यहाँ पे बात ये होनी चाहिए, देखो जनरली मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मैं इस मैन की बात कर दूं थोड़ी देर के लिए तो ये अपने आप में एक नाउन का यानी कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गई। हाँ, स्पेसिफिक नाउन है, इसके मतलब कि ये अपने आप में दा क्या है बेटा, स्पेसिफिक पर्टिकुलर दा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। हाँ ना, ये अपने आप में एक वर्ब का रोल प्ले करता है। थीफ अपने आप में बेटा क्या है, नाउन है। हाँ, अब बेटा मैं देखो, अब नाउन से पहले या तो एडजेक्टिव भी आ सकता है और मैंने आप लोगों को बताया नाउन से पहले आर्टिकल भी आता है। आर्टिकल कब आता है, जब फोकस हमारा नाउन के ऊपर होता है, तो बेटा हम आर्टिकल को यूज करते हैं। हाँ, जब सिंपली बेटा हम ऐड ऑन करवाते हैं किसी डिटेल को तो वहाँ सिंपली हमारा एक एडजेक्टिव वहाँ पे यूज होता है ना, सिंपली हमारा वहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज होता है, बट नो नीड ऑफ एडजेक्टिव, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आर्टिकल टॉपिक। हाँ, देखते हैं क्या आंसर इसका होना चाहिए था। देखो बेटा, अगर यहाँ पे इस मैन से पहले द आर्टिकल आया तो मैन को स्पेसिफिक बनाया, तो बेटा चोर को भी स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, है ना। थीफ यानी कि जो थीफ है आपका, यानी कि उसको भी आप लोगों को स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। और स्पेसिफिक या पर्टिकुलर थिंग्स बनाने के लिए हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, तो यू कैन से दैट सब द आर्टिकल विल बी यूज इन दिस क्वेश्चन। मतलब ये कटा, नो आर्टिकल का कोई सेंस नहीं था, मतलब ए भी कटा, यानी कि सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ए और एन नहीं हो सकता दोनों में से, मतलब कि द आर्टिकल विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे क्या आना था बेटा, द आर्टिकल आना था। और द आर्टिकल हम सिंपली बेटा स्पेसिफिक और यूनिक थिंग्स के लिए हम हमारे द आर्टिकल को यूज करते हैं, ठीक है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि ग्रामर पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, एज वेल एज वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, है ना। कॉम्प्रिहेंशन भी मैं आप लोगों को ट्रीट करना सिखाऊंगा, मैंने काफी बार सिखा भी दिया आपके रेगुलर बैचेज में, यहाँ भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिंपली ये क्वेश्चन हुआ ना, बेस्ड ऑन आर्टिकल टॉपिक था, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे टैकल करने की कोशिश करेगा, लेकिन आर्टिकल इज नॉट अ पार्ट्स ऑफ स्पीच।
सिंपली बेटा ये ग्रामर का हमारा एक टॉपिक है जिसको हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब देखो आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में ना आपको एक हिंट मिलेगी, हर टॉपिक का, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम वहाँ पे गिवन होगा, फाइंड द प्रीपोजिशन, फाइंड द एडजेक्टिव, फाइंड द आर्टिकल, है ना। ऐसे आपको हिंट आपके एग्जामिनर वहाँ पे फ्रेम करवाएगा, आपसे जनरली वो बोल देगा कि हाँ फाइंड द एडजेक्टिव, फाइंड द प्रीपोजिशन। वन ऑफ द बिगेस्ट हिंट इन योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम में सबसे बड़ी हिंट आपको ये मिलेगी, टॉपिक का नाम ही गिवन होता है, तो आपको ऐसे भी फाइंड अप करके चलना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, आप लोग भी ट्राई करते रहिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं, है ना। कहता है ही डैश अ लेटर टू हिज फ्रेंड, है ना, ही डैश टू लेटर हिज फ्रेंड। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ बेटा फ्रेंड की, हाँ तो फ्रेंड अपने आप में क्या हुआ, नाउन हो गया। अगर मैं टाइप पूछूंगा तो कॉमन हो गया, हाँ इससे पहले जो हिज आना था ये एडजेक्टिव हो गया, और किस टाइप का एडजेक्टिव है, इट्स कॉल्ड अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। हाँ टू अपने आप में प्रीपोजिशन होती है, यानी कि प्रीपोजिशन वी, यानी कि प्रीपोजिशन अपने एक ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है, तो फ्रेंड बेटा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यहाँ पे ट्रीट कर रहा है, फ्रेंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट कर रहा है, तो यहाँ पे हम इस चीज को कह सकते हैं। हाँ अब अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो ये अपने आप में क्या हुआ, एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। हाँ टेक्निकल लैंग्वेज में मैं ही को क्या कह सकता हूं, एज अ प्रोनाउन की तरह भी यहाँ पे वो कंसिडर हो रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, यहाँ पे मुझे एक वर्ब की डिमांड है, यहाँ पे एक वर्ब की नीड है, एक वर्ब की डिमांड है, ठीक है। हाँ क्योंकि भाई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट को एक वर्ब की रिक्वायरमेंट है। हाँ ये है तो ये भी वर्ब, ये भी वर्ब है, अपने आप में सारी की सारी वर्ब है, बट यहाँ पे हमारे आईएनजी फॉर्म का कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म का हमारे कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि बेटा वहाँ तो एक हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद में ही हम ऑनगोइंग एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑनगोइंग एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली देखा, हाँ राइट नहीं होना था, राइट तो अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, यानी कि ही डैश अ लेटर टू हिज फ्रेंड, ये सिंपली बात कर रहा है बेटा एक पॉजिटिव एडजेक्टिव को यहाँ पे हमने हिज के जस्टिफाई कर दिया, तो क्या होना चाहिए थे यहाँ पे, ही राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड या ही रोट अ लेटर। भाई ऑब्वियसली बात है, पास्ट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे ना, पास्ट परफेक्ट, वो एक लेटर लिख चुका है, तो दैट मीन्स बेटा एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। और जब भी हम किसी एक्शन को कंप्लीटेड दिखाने के लिए हम हमेशा परफेक्ट का यूज करते हैं। अब परफेक्ट को यूज करने के लिए वो कौन सी दो हेल्पिंग वर्ब हैं जो प्रेजेंट को, या सॉरी कह रहा हूँ प्रेजेंट, परफेक्ट को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। तो परफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ तीन फंडामेंटल ऐसे हैं जिनको वो परफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक हैज, हैव एंड देन पास्ट की अगर मैं बात करूंगा तो हैड से हम उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो तो नाइट हूँ बेटा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, मतलब कि दिस वन इज इनकरेक्ट एंड दिस वन इज इनकरेक्ट, है ना। तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, ही रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड, है ना, क्योंकि वो अपने मित्र को क्या है एक लेटर लिख चुका है, ठीक है, दैट इज द परफेक्ट एक्शन, यानी कि एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, दैट्स इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वर्ब टॉपिक, आप वर्ब का भी कह सकते हो इस क्वेश्चन को, इवन यू कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज कंसिडर एज एन टेंस टॉपिक, तो टेंस का भी क्वेश्चन बन जाता है, ये एक वर्ब टॉपिक का भी क्वेश्चन बन जाता है। अगर जनरली देखोगे तो ये एक वर्ब टॉपिक का ही यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ड्राइव होगा। बात क्लियर है यहाँ तक सभी को, आई होप बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन और द बॉयज डैश सिंगिंग अ सॉन्ग इन द क्लासरूम। भाई ऑब्वियसली बात है, गाना गाने की बातचीत हो रही है, तो आप लोग कई सिंगर होंगे। कहते हैं द बॉयज डैश सिंगिंग अ सॉन्ग इन द क्लासरूम, ठीक है। आप लोग भी अपने लास्ट में कमेंट्स में आंसर बताना, और अपने यानी कि आपने ये भी बताना कि हाँ हमारे इतने में से इतने क्वेश्चन ठीक हुए, है ना। कहता है द बॉयज, अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की जनरली अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, है ना। अगर क्या पता ही वो ऑप्शन से यहाँ उठा के रख देता और आपसे पूछ लेता कि हाँ इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो मेरा प्राइम टारगेट क्या रहेगा बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना। चलो देख लेते हैं। हाँ अगर कहता है बॉयज, तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं बॉयज की बात करूं तो बॉयज अपने आप में क्या हुआ, नाउन हो गया। हाँ ये इवन बेटा एक सब्जेक्ट की भी बात कर रहा है, भाई नाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है। इससे पहले द आर्टिकल आया तो कहीं ना कहीं बॉयज अपने आप में स्पेसिफिक है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, आर्टिकल। हाँ अब देखो भाई सिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो
तो उसने क्या सफिक्स किया हुआ है यहाँ पे, आईएनजी सफिक्स किया है, दैट इज द ऑन गोइंग प्रोसेस, है ना, दैट इज द ऑन गोइंग प्रोसेस, ये यहाँ पे ऑन गोइंग प्रोसेस की बात कर रहा है ना। भाई सिंपली बात है द बॉयज, हाँ सिंपली बात कहीं ना कहीं एक प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। अगेन बेटा दिस क्वेश्चन इज कंसिडर एज एन वर्ब और यू कैन से दैट इवन टेंस टॉपिक, दोनों का हम कंसिडर इस क्वेश्चन को करके चल सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। कहता है द बॉयज सिंगिंग अ सॉन्ग, और प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई पहले आप लोगों को एक सब्जेक्ट गिवन होगा, है ना, प्लस या तो आपको क्या देखेंगे बेटा, इज, एम, आर आपको दिखेगा, और लास्ट में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी भी वहां पे देखने को मिलेगा, है ना, आपको आईएनजी भी वहां पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम आईएनजी यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर होता है बेटा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर, है ना। तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो अप करके बेटा इस क्वेश्चन को आप जस्टिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच यू हैव टू डिसाइड कि विच वर्ब इन दिस क्वेश्चन। हाँ, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो बेटा प्लूरल ही फिर हम हेल्पिंग वर्ब को फाइंड अप करेंगे। आई के साथ में सिंपली बेटा हम एम का यूज करते हैं, बट यहाँ पे आई नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, इस ऑप्शन को पहले उड़ा दो। ऑप्शन एलिमिनेट भी करना सीखो, जो ऑप्शन आपको नहीं लग रहा उसको काट डालो पहले, ठीक है ना, ऐसा भी आपको करना। हाँ, कोई भी परफेक्ट एक्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, भाई गाना गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, दैट मीन्स बेटा एक्शन विल बी ऑन गोइंग। आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ गाना गा के वो खत्म, यानी कि एक्शन हैज बिन कंप्लीटेड, है ना। अगर वो गाना गा के यानी गाना गा चुकी थी वो, तो बेटा फिर वो परफेक्ट एक्शन होना चाहिए था, मतलब कि हैज अपने आप में फिर कट गया, ठीक है। इज नहीं होना था क्योंकि बेटा बॉयज की बात हो रही है, कोई एक लड़का वहाँ पे गाना नहीं गा रहा, वहाँ पे मल्टीपल बॉयज की बात हो रही है, तो मतलब आर ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे क्या आना था हमारा, आर आना था, द बॉयज आर सिंगिंग अ सॉन्ग इन द क्लासरूम। अब देखो सिंपली यहाँ पे अगर इन प्रीपोजिशन हुई तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ये देखो इसका ऑब्जेक्ट अपने आप में यहाँ पे गिवन है, क्लासरूम यहाँ पे हमारा ये एक ऑब्जेक्ट में कंसिडर हो गया, तो ये भी हम यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, है ना। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही आपके एग्जाम्स में, सैनिक स्कूल के एग्जाम में बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। लैंग्वेज आप लोगों को इधर उधर मिलेगी, बट कॉन्सेप्ट विल बी सेम। मैंने पहले ही बता रखा आपको, कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, राम दे देगा तो रोहन दे देगा, दैट्स इट, देयर विल बी नो चेंजेस ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा आपका, ठीक है। तो आई थिंक बेटा ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बेटा, अगेन ये हमारा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ग्रामर टॉपिक, आप लोगों को बताना है इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा अब आपको फिर से बताना है। कहता है ही वर्कड डैश टू पास द टेस्ट। चलो इस क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ी हिंट मिलने वाली है, अब उस हिंट का भी मैं नाम बता देता हूं, देखो क्या कहती है हिंट। देखो डियर, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ये मार्क करना है, ठीक है। देख लेते हैं, कहता है ही, अगर मैं इस ही की बात करूं अपने आप में, तो ही क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगेन बेटा दैट इज द टेक्निकल पार्ट्स ऑफ स्पीच एज आ प्रोनाउन, है ना, यहाँ पे ये प्रोनाउन की बात कर रहा है, ठीक है। अपने आप में ये एक वर्ब की बात कर रहा है, और ये बेटा कैसी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बेटा अगर मैं यहाँ पे सिंपली देखो टू पास द टेस्ट, हाँ अब देखो सिंपली मैंने बताया था कि एक हमारे फंडामेंटल इंग्लिश में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है जिसको बेटा हम एडवर्ब कहते हैं, है ना। और एडवर्ब हमारी फंडामेंटल इंग्लिश में एक लौता टॉपिक ऐसा है जो सारे के सारे चैप्टर्स में अपनी डिटेल्स ऐड ऑन करवाने की बात करता है। भाई आपको पता है ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं बेटा बिन बुलाए, यानी कि कोई भी पार्टी दिखती है बस घुसना उनका काम है, खाना वाना खा के आना है, ऐसे आपको कुछ दे दोगे, ऐसा ही बेटा हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब बेटा अपनी टांग हर चैप्टर में अड़ाता रहता है, मतलब कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस क्रिएट करता रहता है। एक लौटा एडजेक्टिव टॉपिक, यानी कि आपने सुना ही होगा ना कि जैसे विराट कोहली है, तो विराट कोहली कहते हैं ऑलराउंडर, तो हम कह नहीं सकते उसको क्योंकि बेटा वो तो एक पार्ट टाइम बॉलर है, लेकिन हार्दिक पांड्या को हम कह सकते हैं कि वो ऑलराउंडर है ना, बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, इवन बेटा वो फील्डिंग भी अच्छी कर लेता है।
तो हार्दिक पांडा से आप रिलेट कर लेना कि एडवर्ब भी हमारा एक ऐसा ही चैप्टर है जो बेटा बॉलिंग बैटिंग सब कुछ कर लेता है, सब चैप्टर में अपनी अपनी डिटेल्स ऐड ऑन करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्ब आ गई, यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गई, या तो यहाँ से कान पकड़ लो या यहाँ से कान पकड़ लो, बात सेम ही आने वाली है। ठीक है, यानी कि यू हैव टू ऐड डिटेल्स एनी वर्ब इन दिस क्वेश्चन दैट कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पे हमें एडवर्ब को फाइंड अप करना है। ठीक है बेटा, हार्डली नहीं, हार्डली भी अपने आप में एक एडवर्ब होता है, बट ये एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर देगा, और यहाँ पे हमें नेगेटिव मीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सेंटेंस ही नेगेटिव नहीं है। हाँ, हार्डर नहीं बेटा, ये तो एक डिग्रीज की बात कर लेता है, नहीं हार्डेस्ट भी बेटा अपनी ये सुपरलेटिव डिग्री की बात करता है, लेकिन यहाँ पे हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि हार्ड विल बी करेक्ट आंसर। अगर जनरली वो यहाँ पे दे देता हार्ड, ठीक है, और पहले से ही आपको दे देता है कि यहाँ पे हार्ड पहले से ही दे देता एग्जामिनर, और आपसे ये पूछ लेता कि 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पे बना देता, ए बना देता प्रीपोजिशन, है ना, ए ऑप्शन बना देता प्रीपोजिशन, बी बना देता नाउन, सी बना देता आर्टिकल या एडजेक्टिव, और डी ऑप्शन बना देता यहाँ पे वो एडवर्ब, डी ऑप्शन यहाँ पे बना देता वो एडवर्ब। अब वो पूछ लेता फाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दिस क्वेश्चन, फाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो सिंपल पूछ लेता कि इस हार्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, तो आपको बताना था सर दिस इज द एडवर्ब इन दिस क्वेश्चन, दिस इज द एडवर्ब इन दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सभी को आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, तो ये हमारा एक एडवर्ब की तरह यहाँ पे रोल ऑफ प्लेन कर रहा है, एडवर्ब हो जाएगा। हार्ड की बात कर रहा हूँ, दैट इज द एडवर्ब इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो जनरली एक क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन ड्राइव कर लिए, क्या पहला तो आपने जस्टिफाई कर लिया, ये दूसरा क्वेश्चन बेटा ये भी पूछ सकता था फाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको यहाँ पे फाइंड यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी वो फाइंड अप करवा सकता था, फाइंड यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को भी वो वहाँ पे कंसिडर करके चल सकता था। आई होप बेटा ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बेटा? कहता है डायरेक्शन का सेलेक्ट वर्ड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट या सेंटेंस हम ये भी कह सकते हैं। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और ये आपका बेटा इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है, दैट इज द एक वोकैबुलरी का ये आपका क्वेश्चन ड्राइव हो जाता है, ये एक वोकैबुलरी का आपका क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जनरली बेटा इसमें ना काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब वो कंफ्यूज कैसे होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो कंफ्यूज कैसे होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कहता है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कहता है अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, है ना, यानी कि एक व्यक्ति जो बेटा सारी लैंग्वेज यानी कि फॉरेन लैंग्वेजेस को जानता है ना, देयर आर द मल्टीपल लैंग्वेजेस वी ऑलरेडी नो अबाउट, यानी कि उसको बेटा हम लिंग्विस्ट कहते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? लिंग्विस्ट कहते हैं। यानी कि कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी लगा देंगे पॉली, यानी कि ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। बायलिंगुअल का तो मतलब हिंदी इंग्लिश होता है, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। ग्रामेरियन नहीं होगा बेटा अपने आप में, ये भी इनकरेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। लिंग्विस्ट का मतलब होता है बेटा देयर आर सो मैनी लैंग्वेजेस वी ऑलरेडी नो अबाउट द मैनी लैंग्वेजेस, जो मैनी लैंग्वेज यानी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है, और यू कैन स्पीक, वो बोल भी सकता हूँ लैंग्वेजेस को। इसमें क्या होता है बेटा, यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, लैंग्वेज को बोल भी सकता है, लिख भी सकता है और समझ भी सकता है, और इसमें होता है कि लैंग्वेज को हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना, ये डिफरेंट होता है आपके, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों में डिफरेंशिएट होता है। तो लिंग्विस्ट विल बी करेक्ट आंसर, देयर आर द मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानता है, ठीक है ना, तो उसको हम लिंग्विस्ट कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और ये वोकैबुलरी का आपका क्वेश्चन हो गया, है ना, वोकैबुलरी का क्वेश्चन हो गया। चलो इसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लें, मजा आएगा, इसमें भी देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, अगर देखो यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे ये वर्ब है, तो अपने आप में फिर ये क्या होगा, ये बेटा अपने आप में क्या होगा, हु, यहाँ पे प्रोनाउन होगा। कैसे पहचाना देख लो, अ पर्सन ये नाउन हो गया, है ना, तो ऐसे भी हम, अब आप बोलोगे सर नाउन और प्रोनाउन बैक टू बैक कैसे आ गए, है ना, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल, ये एक सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है, पूरी की पूरी क्लोज है ना, तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई भी कर के चल सकते हैं। ठीक है, तो अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस इट्स कॉल्ड लिंग्विस्टिक, है ना, तो ये क्वेश्चन आपको वोकैबुलरी का हो जाता है। तो 16 क्वेश्चन का आंसर हो गया ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, है ना, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं।
देखते हैं वोकैब का होता है, ग्रामर का होता है। अगेन बेटा वोकैबलरी का क्वेश्चन है ये, कहता है सेलेक्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या सेंटेंस, बोथ आर करेक्ट। कहता है वन हु हैज लिटिल फैथ इन गोल्डनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसको क्या कहते हैं, चलिए बताइए इसको क्या कहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, है ना, ऑलरेडी बेटा आप लोगों को पता ही होगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इगोइस्ट, फैटलिस्ट, है ना, स्टोइक या साइकिल समथिंग, बेटा थोड़े से इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा, है ना। देखो वन हु हैज लिटिल फैथ इन गुडनेस कह रहा हूं, गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, समझिए इसका मतलब क्या होता है ना। ये स्टेटमेंट है ना, आप कभी भी जैसे आप कोई किसी का अगर आप बेटा, मैं फेमस एक्टर की बात करूं सलमान खान की, तो वो इस फ्रेज को बहुत बार यूज करता है, मैंने काफी उसकी स्पीचेस में देखा है बेटा, काफी इंटरव्यू जब वो देते हैं तो सलमान खान की ये क्या ना बेहतरीन स्पीच रहती है, वो देता है ये स्पीच, सेम वर्ड बोलता है, मैंने काफी उसमें देखा है इंटरव्यूज में, कहता है वन हु हैज लिटिल फैथ इन गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि बेटा वो ह्यूमन बीइंग्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो ये फ्रेज है ना बहुत बार, ये जो सेंटेंस है वो बहुत बार यूज करते हैं अपनी उसमें इंटरव्यू में, जब किसी का जब इंटरव्यू लेते हैं वो पॉडकास्ट करते हैं उनमें बताते हैं, ठीक है, समझ रहे बातों को। तो सिंपली होगा बेटा इसका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, है ना। हाँ सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं करना, देखो इगोइस्ट नहीं हो सकता इसका आंसर, है ना, क्योंकि इसमें तो देखो इसमें सबसे बड़ी हिंट है ना आपको ऑप्शन में मिल जाएगी, कोई भी ऑप्शन रिलेट ही नहीं कर रहा, कोई भी ऑप्शन रिलेट ही नहीं कर रहा, आपका ये सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, दैट इज द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। इसमें देखे पार्ट्स ऑफ स्पीच, हु हैज क्या हो गया यहाँ पे हमारा वर्ब हो गई, मतलब हु विल बी द पार्ट्स ऑफ स्पीच एज अ प्रोनाउन, यहाँ पे हमारा प्रोनाउन हो गया हु। हाँ और देख लेते हैं लिटिल फैथ, अब यहाँ पे इन की बात करूँ तो ये प्रीपोजिशन अगेन बेटा ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ह्यूमन बींग्स एज क्या होगा बेटा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये तो नाउन होगा प्रोनाउन होगा, बट देयर विल बी नो प्रोनाउन इन दिस क्वेश्चन, दैट मीन्स बेटा नाउन इन दिस क्वेश्चन, सिंपली वो फिर नाउन की तरह ट्रीट करा। इतने आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के, है ना, इतने ही आसान क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में भी आपको फेस ऑफ करने को मिलेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, दैट इज द वोकैबुलरी क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है बेटा, अगेन आपका एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन है ना, अगेन बेटा एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है और जो हमारा वोकैबुलरी पार्ट होता है, दोनों के दोनों बेटा फ्री के नंबर होते हैं, लूट लो जितना चाहो लूट सकते हो, है ना, इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना, इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन आता है ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ो, दैट्स इट इनफ। लेकिन ग्रामर में आप लोगों को सोच के समझ के आपका माइंड को यूज करके आप लोगों को आंसर्स को फाइंड अप करने पड़ेंगे, ठीक है। बट वोकैबुलरी में ऐसा नहीं होता, आता है तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ो, दैट्स इट। आपको सिंपली वर्ड्स को याद करने हैं। कहते हैं वन हु पॉजेसेस मैनी टैलेंट्स, है ना, मैनी टैलेंट्स, आपको यानी कि मैनी टैलेंट्स, ठीक है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है ना, ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है, टैलेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें होती है ना भाई, किसी का टैलेंट होता है, किसी के अंदर हर टाइप का टैलेंट होता है ना, हर टाइप का टैलेंट होता है किसी न किसी पर्सन के अंदर, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, नुबाइल्स नहीं, ये तो करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गिफ्टेड नहीं, अरे ये टैलेंट्स में गिफ्टेड की कहाँ बात आ गई, गिफ्टेड की कोई बात ही नहीं आएगी, है ना। एक्सेप्शनल नहीं, एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शनल का मतलब होता है कि आपके पास कोई ऑप्शन है ना, तो मतलब ए बी यानी कि बी डी सी आर इनकरेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स बेटा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, वर्सटाइल। यानी कि देखो यहाँ पे वोकैबुलरी का ना एक सबसे बड़ी हिंट आपको ये और बताता हूँ, जब भी हम वोकैब को पढ़ते हैं या कोई एक मॉक टेस्ट जब हम अप्लाई करते हैं या कोई टेस्ट हम देते हैं सिंपली, है ना, तो मॉक यानी कि जब हम टेस्ट देते हैं या जब भी हम कोई एक एग्जाम को फेस ऑफ करते हैं, तो वोकैबुलरी में सबसे आसान काम ये होता है कि 3 ऑप्शन वो एक डिफरेंट टाइप के देगा, एक ही ऑप्शन उससे मिलता जुलता आप लोगों को फाइंड अप करना पड़ेगा और वही उसका आंसर होगा, है ना। कभी कभी होता है क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए कि नियर बाई ऑप्शन दे देगा, अदरवाइज दूर दूर तक कोई ऑप्शन ही नहीं होते, है ना। तो ये भी इसका आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है, दैट इज द वोकैबुलरी, है ना। ये क्या है आपकी बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है ना। तो आपको देखो ग्रामर में वन वर्ड मिल गए, अभी सिनोनिम्स एंटोनिम फेस नहीं हुए, वो भी आ जाएंगे, वो भी आप लोगों को फेस ऑफ करने को मिलेंगे। तो राइट नाउ बेटा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन।
है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, समझ रहे हो। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपका, सेलेक्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कहता है वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को ये फाइंड अप करना है ना। जैसे देखो आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको बैचेस में भी कराए होंगे, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को एक बताया था। मैंने वो जनरली क्वेश्चन क्या बताया था बेटा, जो टॉम्स होते हैं है ना, जो टॉम वगैरह होते हैं ना, जैसे टॉम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो फेमस टॉम्स वगैरह होते हैं, है ना। दो देखो यहाँ पे ऑन क्या अपने आप में प्रीपोजिशन है, तो ये अपने आप में क्या हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट हुआ, एज एन ये बेटा नाउन की तरह भी यहाँ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एपिटॉग नहीं, एपिलोगो नहीं, एपिलगो ये भी नहीं होगा। अरे ये तो ऑप्शन ही नहीं मिलते अपने आप में, है ना। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखो मैंने आपको एक सिंपल हिंट यहाँ पे ये दी थी कि जब भी हम एक वोकैबुलरी को पढ़ेंगे, जब भी हम एक वोकैबुलरी को पढ़ेंगे तो वोकैबुलरी में बेटा 3 ऑप्शंस अपने आप में एक डिफरेंशिएट वहां पे देखने को मिलेंगे। तो राइट नाउ बेटा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ऑप्शन तो अपने आप में सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे। 3 ऑप्शन अपने आप में मिलते हुए मिलेंगे, यानी कि आपको 3 ऑप्शन मिलते हुए नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन आप लोगों को वहां पे फेस ऑफ करने को मिलेगा। तो राइट नाउ बेटा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, एपिटिज्म, एपिटिज्म। ठीक है, तो आप लोगों को बेटा यू हैव टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स, यू हैव टू लर्न दीज टाइप्स ऑफ वर्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन बेटा यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स। ठीक है, तो आप लोगों को बेटा ये प्रोनाउंसिएशन यानी कि प्रोनाउंस करने में आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूज यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस ऑफ करने को आपको मिल सकती है, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स, यू कैन स्पीक प्रोनाउंस करेक्ट वर्ड, है ना। सिंपली आप इन वर्ड्स को धीरे धीरे ऐसे ऐसे प्रोनाउंस करते रहना, यू विल रिमेंबर दीज वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखो कहता है सेलेक्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कहता है वन हु ईट्स एवरीथिंग। अच्छा, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं जो सब कुछ खा जाता है? आप लोगों को पता ही होगा, वन हु ईट्स एवरीथिंग कौन खाता है? देखो सिंपली यहाँ पे हम बात करें, ये जो वन है और यहाँ पे हु की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईट्स अपने आप में क्या है कि वर्ब है, तो ये हु क्या हो गया, अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, एवरीथिंग अपने आप में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक आईएनजी, यानी कि वर्ब नहीं है बेसिकली, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, है ना। एक ऑब्जेक्ट की तरह भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं। ऑमनीवरस, ऑमनीसाइंस, यानी कि देखो इरेलिस्टल, मैंने क्या बोला था बेटा, इनसॉल्वेंट, मैंने क्या बोला था अगेन, ऐसे ऑप्शंस आपका एग्जामिनर भी ड्राइव करेगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको, यानी कि देखो इन क्वेश्चंस को करने के बाद में ना 99% आपको ये पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन यानी कि हमें एग्जाम्स में कैसे अप्रोच करनी है, कैसे आपके एग्जाम्स को फेस आउट करना है। ठीक है, तो जैसे एग्जामिनर आपके क्वेश्चन फ्रेम करता है वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन ड्राइव करने। कहता है वन हु ईट्स एवरीथिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑमनीवरस। ठीक है, इसी को हम कहते हैं जो हु ईट्स, सब कुछ खा जाता है ना। आप लोगों को पता ही होगा, ये मैंने आप लोगों के बैचेस में भी काफ़ी बार ये वर्ड्स कराया, तो आप लोगों को ये भी वर्ड याद होगा, है ना। तो बड़ा ही सिंपल है, वोकैबुलरी में हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना, सिंपली बेटा आता है तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ना, लास्ट में उन वर्ड्स को क्वेश्चन को अप्रोच करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है देखते हैं, है ना। क्या कहता है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन वंस, है ना। डज ही सिंग अ सॉन्ग, डज ही सिंग अ सॉन्ग, आपको सिंपली ये क्वेश्चन को फाइंड अप करना है, डज ही सिंग अ सॉन्ग, है ना। सिंपली बेटा आपको इसमें टेंस फाइंड करना है, सिंपली आपने इसको आप में यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, इसमें टेंस का क्वेश्चन है ये, है ना। टेंस का क्वेश्चन है, आपको बताना है जो ये स्टेटमेंट है ना, आपकी जो ये स्टेटमेंट है, आपको इसमें बताना है कि फाइंड द सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसमें टेंस कौन सा है बेसिकली, है ना। तो इसमें तो मुझे लग नहीं रहा किसी को कोई प्रॉब्लम फेस होगी भाई, क्योंकि डज अपने आप में दिख रहा है पहले ही, है ना। डज अपने आप में पहले ही दिख रहा है, हाँ। तो डज दिख गया तो ऑलरेडी भाई ये तो प्रेजेंट की बात होगा, बट प्रेजेंट में किस प्रेजेंट की बात करेगा, है। अरे फ्यूचर नहीं हो सकता, फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है बेटा, या तो वो विल शैल को रिप्रेजेंट करने की बात करेगा, हाँ। अगर पास्ट होता तो या तो वो वॉस को देता प्रायोरिटी या वर को देता, है ना। तो मतलब ये भी नहीं हो सकता बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ की बात करता है, हैव की बात करता है, हाँ। तो ये कहीं ना कहीं एक सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट को हम क्या कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो राइट नाउ बेटा इन दिस क्वेश्चन
प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्या प्रेजेंट इंडेफिनेट, या इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंडेफिनेट। इसको हम बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, कुछ भी आप कह सकते हो इसको, है ना। तो जनरली ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ड्राइव हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका एक टेंस टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है ना। टेंस टॉपिक का हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कहता है चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन वन, यानी कि देखो यहाँ पे आपको हिंट दे दी। हिंट क्या दे दी बेटा, फाइंड द टेंस, आपको टेंस को फाइंड करना है ना। आपको बताना है विच टाइप ऑफ टेंस इन दिस क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है बेटा डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट। सिंपली आपका ये क्वेश्चन है बेटा, डिड ही प्ले क्रिकेट, है ना। अब देखो डियर, डिड की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी बेटा आपको पता है जब भी हम डिड लगाते हैं तो बेटा वो पास्ट की ही फ्रिक्वेंसी की बात करता है, पास्ट की बात करता है। हाँ, तो पास्ट की जब हम बात करेंगे तो फ्यूचर तो अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, फ्यूचर तो अपने आप में पहले इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूँ, नहीं, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर तो बेटा डू डज होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल पास्ट की बात कर दूँ ना, हाँ, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट विल बी करेक्ट आंसर। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट भी नहीं है ये, है ना, क्योंकि डिड अपने आप में बेटा पास्ट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। डिड ही प्ले क्रिकेट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी सिंपल पास्ट की, तो सिंपल पास्ट में बेटा ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, ये हो गया हमारा एक इंटेरोगेटिव फॉर्मेट, है ना, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्मेट। ये एक इंटेरोगेटिव फॉर्मेट की यहाँ पे हम बात करता है, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ड्राइव होता है। क्यों? क्योंकि बेटा जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में बेटा आप लोगों को पता ही होगा कि वो 4 फॉर्मेट्स की बात करता है, 4 सेंटेंसेस की बात करता है। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, एंड देन सेकंड वन इज नेगेटिव, एंड देन थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव, एंड देन फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। आप लोगों को सबके स्ट्रक्चर पता होगा, है ना, सबके स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पता ही होगा। वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे स्ट्रक्चर भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो प्रेजेंट यानी कि पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? भाई सिंपल होता है, क्या, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स इट, ऑब्जेक्ट, बस इतना सिंपल तो उसका स्ट्रक्चर होता है। सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल पास्ट की बात की है मैंने, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर्मेट्स आपके एग्जाम्स में भी फेस ऑफ करने को मिलेंगे। कोई एक सेंटेंस दे देगा, आपको उसमें सिंपली टेंस को फाइंड अप करना है ना। या तो किसी ऑप्शन में दे सकता है, या पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिख के आपसे पूछ ही लेगा कि हाँ फाइंड द टेंस, कौन सा टेंस है इस क्वेश्चन में, है ना। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चंस वहाँ पे फेस करने को मिल सकते हैं। तो 22 क्वेश्चन में हमारा ये हो गया, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है बेटा, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन वंस। अगेन बेटा ये क्या कह रहा है, आपको टेंस फाइंड अप करना है। अगेन आपको यहाँ पे टेंस को फाइंड अप करना है, ठीक है। ये टेंस कौन सा है, और आपको पढ़ना है, विल ही गो टू चर्च, विल ही गो टू चर्च, क्या वह चर्च जाएगा। भाई अब ये जाएगा वर्ड होता है, तो मैंने आपको बता रहा, डो नॉट यूज एनी हिंदी वर्ड, आपको हिंदी वर्ड से वहां पे जस्टिफाई नहीं करना, है ना। आप लोगों को तो एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी हम विल शैल का यूज करते हैं, जब भी बेटा हम विल शैल का यूज करते हैं, तो ये हमेशा एक फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है ना। ये हमेशा फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेटा विल शैल जो हमारी ये वर्ब होती है ना, ये मॉडल वर्ब्स होती है ना, ये मॉडल वर्ब्स होती हैं जो कि एक फ्यूचर के लिए यूज होती हैं, फ्यूचर को कंडक्ट करती है, ठीक है। तो चलो बता दो इसका आंसर क्या होगा, विल ही गो टू चर्च। भाई ऑब्वियस ही बात है, प्रेजेंट की बात तो करेगा नहीं, हाँ, प्रेजेंट की भी बात नहीं करेगा, पास्ट की भी बात नहीं करेगा, मतलब फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की बात करेगा। फ्यूचर विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। और आपको किससे आइडेंटिफिकेशन मिली, आपको मिल गई यहाँ पे आई से आइडेंटिफिकेशन मिल गई, सॉरी आई कह रहा हूँ, विल। क्यों? क्योंकि ये भी बेटा हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक इंटेरोगेटिव ही फॉर्मेट है ना।
ये भी हमारा क्या है, एक इंटेरोगेटिव ही फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि शुरू में क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब, है ना। अब बेटा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बेसिकली आप इसको मॉडल वर्ब करके कल चलना, है ना। इसको आप बेसिकली मॉडल वर्ब करके चलना, ठीक है। और लास्ट में आपको मिल गया वहां पे एक क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिल गया, तो दैट इज द इंटेरोगेटिव फॉर्मेट। ये हमारा हो गया एक इंटेरोगेटिव फॉर्मेट, वहां पे कंसिडर हम करके चल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता बेटा इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हुई है, कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या बन गया, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। आप लोग भी बताते रहिएगा अपने कमेंट्स में, लास्ट में आप लोगों को ड्रॉप डाउन करना कि मेरे कितने सही हुए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए, चूज द करेक्ट टेंस। अगेन बेटा टेंस को फाइंड अप करना है, अगेन आपको टेंस फाइंड करना है, टेंस को फाइंड करना है कि विच टाइप ऑफ टेंस इन दिस क्वेश्चन, है ना। अब कहता है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन ये है आपके सामने, वॉज ही श्योर टू कम हियर। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, हर बच्चा इस क्वेश्चन को ट्रीट करेगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है वॉज ही श्योर टू कम हियर। अब आपको पता होना चाहिए भाई, ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, क्या कि जब भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जब भी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो वॉज लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बेटा ये एक पास्ट की बात करेगा भाई, ऑलरेडी पास्ट की बात करता है। क्योंकि जब भी हम वॉज वर यूज करते हैं, जब भी हम वॉज वर को यूज करते हैं, तो ये पास्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? ये हमेशा एक पास्ट को ही रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये हमेशा एक पास्ट को ही रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, वॉज वर जब भी हम यूज करते हैं तो पास्ट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। हाँ, तो मतलब कि देखो प्रेजेंट परफेक्ट तो हो नहीं सकता। अब ऑप्शन एलिमिनेट मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेटा जनरली है ना, एग्जाम्स में भी कभी कभी ऐसी एरर आ जाती है कि क्वेश्चन ही गलत है ना। देखते हैं। हाँ, अगर पास्ट परफेक्ट की बात करेगा, पास्ट परफेक्ट की बात करेगा, तो कहीं ना कहीं बेटा वो हेड लगा के आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि यहाँ पे हेड नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब कि ये ऑप्शन भी कटा। सिंपल प्रेजेंट बेटा हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे वॉज, यानी कि वहां पे वॉज पहले ही लिखा हुआ है, वहां पे वॉज हमारा पहले ही लिखा हुआ है। हाँ, ये बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन सकता है ना। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन सकता है। क्या ही वॉज श्योर टू कमिंग हियर। अगर मैं इसमें बेटा देखो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। हाँ, अगर मैं इसमें आईएनजी और सफिक्स कर दूंगा तो नहीं बन जाएगा सेंटेंस, अपने आप में ठीक बन गया। वॉज ही श्योर टू कमिंग हियर, तो दैट मीन्स बेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कहता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर आपको देखने को मिलेगा, है ना। वॉज वर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी देखने को मिलेगा, जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस को वहां पे दिखाता है। लास्ट में आपको यहाँ पे ट्रीट करने को मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट वहां पे हमारे यहाँ पे ट्रीट करने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है बेटा 25 में हम क्या कहते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। देखो अगेन बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फाइंड अप करना है टेंस, टेंस फाइंड अप करना है, ठीक है। क्योंकि बैक टू बैक हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं टेंस के। चलो टेंस फाइंड अप कर लेते हैं। कहता है व्हाई हैव यू गॉन टू द पार्क। अब देखो सबसे बड़ी हिंट बेटा, यहाँ आप किसी से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो। अब जब क्वेश्चन ही आप लोग फ्रेम कर रहे हो, तो दैट इज द इंटेरोगेटिव फॉर्मेट, है ना। ये आपका इंटेरोगेटिव फॉर्मेट होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रहा था WH वर्ड से हमारा इनिशियल स्टेटमेंट स्टार्ट है, और लास्ट में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन मार्क आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर आपको पास्ट परफेक्ट को ही जस्टिफाई करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे? अब बताओ कैसे करोगे आप पास्ट परफेक्ट को जस्टिफाई। स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को, हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, है ना। स्ट्रक्चर, क्योंकि फॉर्मेट्स जिस बच्चे को याद है, तो फॉर्मेट्स पे आप लोग इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बेटा 12 पे 12 फॉर्मेट्स याद करना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने आप लोगों को एक हिंट बताई थी कि यू हैव टू लर्न द टेंस, और आफ्टर दैट बेटा यू हैव टू क्रिएट द फॉर्मेट। टेंस देख के आप लोगों को फॉर्मेट्स बनाने, रटना नहीं है कि हाँ इसका जनरली फॉर्मेट ये होगा, क्योंकि 12 के 12 फॉर्मेट्स याद करना पॉसिबल नहीं है। टेंस देख के आप इंस्टेंट बेटा फॉर्मेट्स बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप टेंस देख के भी इंस्टेंट फॉर्मेट्स आप लोग बना सकते हो, है ना। तो इसका जनरली क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा हमारा, है ना। जनरली आप इसका क्वेश्चन क्या लगाओगे भाई, व्हाई हैव यू गॉन टू द पार्क। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात कर दूं, है ना, तो भाई पास्ट परफेक्ट में आपको हैड
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रीट करने को मिलेगी? नहीं, ये क्वेश्चन तो हमारा नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैव के बाद में जनरली आप देखोगे वर्ब की गो, वेंट, गोन, यानी कि थर्ड फॉर्म यहाँ पे फिर अगेन है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बेटा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट को ही तो डिनोट करेगा, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस ये हो नहीं सकता, सिंपल प्रेजेंट ये हो नहीं सकता। दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, इंटेरोगेटिव आपका यहाँ पे फॉर्मेट हमारे यहाँ पे कंसिडर हो जाता है। बड़ा ही सिंपल था, है ना, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये जनरली देखो, अब आपकी टेंस की यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो गई, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपके टेंसेस पे बनते हैं तो आपके फॉर्मेट्स भी याद हो रहे हैं। इवन आप लोगों को उसके फॉर्मेट्स के साथ साथ में आप लोगों को क्या क्या हो रहा है बेटा, आप लोगों को देखो स्ट्रक्चर भी पता चल रहा है, आप कैसे इनिशियल सेंटेंसेस में टेंसेस को यूज करते हो वो भी चीजें आप लोगों को यहाँ पे पता चल रही है ना। तो सिंपली बेटा आप इस क्वेश्चन को एज ए जस्टिफाई कर सकते हो, सिंपल, है ना। तो टू प्रीपोजिशन हो गई, द अपने आप में आर्टिकल हो गया, पार्क अपने आप में क्या नाउन भी हो गया, और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे हमारा कंसिडर करके हम चल लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 क्या कहता है बेटा, आपको, अब देखो यहां से खेल स्टार्ट होता है किसका, वोकैबुलरी का बेटा, आप लोगों का अब काम स्टार्ट होता है। अब वोकैबुलरी में क्या फाइंड करना है बेटा आप लोगों को, एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जनरली यू हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड इन दिस क्वेश्चन। आपको अपोजिट वर्ड यहाँ पे फाइंड अप करना है ना। अपोजिट वर्ड्स आप लोगों को यहाँ पे फाइंड अप करके चलने हैं कि भाई अपोजिट वर्ड इसके क्या होंगे। हाँ, अपोजिट वर्ड क्या है बेटा, आप लोगों के सामने क्या है, डिवाइडेड यहाँ पे एक ऑप्शन है, यानी कि एक वर्ड है बेसिकली, इसका आपको बेटा अपोजिट मीनिंग क्रिएट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एंटोनिम, है ना। ये एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। एंटोनिम आपको फाइंड करना है डिवाइडेड। अब बेटा डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, यू हैव टू पार्टिसिपेटेड ऑफ समथिंग, कि किसी चीज को बेटा आप डिवाइड कर देते हो, पार्टिसिपेट कर देते हो। ठीक है, हाँ, अगर आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया उन चीजों को, तो भाई इसका अपोजिट मीनिंग अगर हम तैयार करेंगे तो अपोजिट मीनिंग में क्या इसका आंसर हमारा बनेगा, अब देख लेते हैं। डिग्निफाइड तो बेटा हो नहीं सकता। हाँ, आइसोलेटेड बेटा अपने आप में क्या होता है, आइसोलेटेड अपने आप को अलग कर देना। तो अगर मैं इसकी बात करूं आइसोलेट की, तो ये तो इसका बेटा सिनोनिम क्रिएट हो जाएगा, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक सिनोनिम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं क्या, सेपरेट की, तो सेपरेट भी बेटा इसका क्या सिनोनिम क्रिएट हो जाता है, सेपरेट भी इसका सिनोनिम क्रिएट हो जाएगा। हाँ, यूनाइटेड विल बी करेक्ट आंसर, है ना। इसका क्या बन जाएगा बेटा, यूनाइटेड विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये यूनाइटेड बेटा इसका करेक्ट आंसर हमारा बच जाएगा। तो यूनाइटेड विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो सिंपली बेटा क्वेश्चन नंबर 26 में हमने क्या सीखा है कि हमें एक वोकैबुलरी को फाइंड करना है। वोकैबुलरी में हमने ये चीज फाइंड अप करनी है हमें क्या, कि यू हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड इन दिस क्वेश्चन, और जो कि आपको एक वर्ड यहाँ पे दिया जाएगा, सिंपल, है ना। तो यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है बेटा। अब आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आ रहे हैं। मैंने क्या कहा था, इसको ये यानी कि आपको हर टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन ट्रीट करने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है एंटोनिम्स पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27, देखो, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। कहता है माइटी, है ना। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसका आपको क्या बताना है बेटा, इसका आपको बताना है अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग क्या होता है बेटा, एंटोनिम। अगेन ये आपका एंटोनिम का क्वेश्चन हो गया। चलिए बताइए, विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, है ना। विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, आपको इसका आंसर बताना है ना, आपको इसका आंसर बताना है। तो माइटी का अगर मैं जनरली अगर हिंदी मीनिंग अगर बताने की कोशिश करूँ तो यानी कि मजबूत टाइप, यानी कि स्ट्रांगली ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज की मजबूताई पे हम बात करते हैं, स्ट्रांग, है ना। चलो इसका देख लेते हैं। अरे फेरोशियस नहीं हो सकता, फेरोशियस का मतलब होता है कि बेटा डेंजरस पर्सन, उग्र टाइप का व्यक्ति, है ना, इसको हम फेरोशियस में कंसिडर करके चलते हैं। तो फेरोशियस इसका नहीं हो सकता। फोर्सफुल बेटा इनकरेक्ट आंसर, टफ नहीं हो सकता। वीक विल बी करेक्ट आंसर। वीक मतलब आपको पता ही है, वो वीक नहीं बेटा, सप्ताह वाला वीक नहीं है ये, है ना। तो ये जनरली बेटा इसका ये आंसर बन गया। तो मैंने आपका क्या बोला है कि वोकैबुलरी में बेटा क्वेश्चन यानी कि टाइम हमें ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना। अगर क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ना है, दैट्स इट।
है ना, अदरवाइज आगे आपको बढ़ना है। इतना आसान सा काम है, एंटोनिम्स का एक क्वेश्चन हो गया। तो वोकैबुलरी में क्या करते हैं हम जनरली बेटा, हम फाइंड अप करके चलते हैं इतनी इजी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है बेटा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, है ना। अब अपोजिट वर्ड आपके पास में क्या है, अपोजिट वर्ड है आपके पास में क्या, बिजी। अब इतना आसान वर्ड है, बताओ इससे आसान और क्या हो सकता है। ये बिजी है, आपको एंटोनिम बताना है इसका। क्या बताना है इसका, एंटोनिम्स। आपको एंटोनिम्स बताना है इसका कि बिजी का मतलब क्या होता है। अब आपको इसका हिंदी मीनिंग तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बच्चे को पता है बेटा बिजी का मतलब क्या होता है ना। चलो इसका बताओ क्या आंसर हो सकता है। 28 का आंसर हमारा क्या हो सकता है, आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। 28 का हमारा क्या आंसर हो सकता है। भाई ऑक्युपाइड तो नहीं हो सकता ना किसी भी कीमत पे, नहीं। लेजी मतलब होता है आलसी व्यक्ति, हाँ नहीं। इंगेज्ड नहीं हो सकता, गलत आंसर है बेटा। रिलैक्स इसका हो सकता है, रिलैक्स इसका हो सकता है ना। रिलैक्स विल बी करेक्ट आंसर, है ना। तो बिजी का मतलब क्या होता है, बिजी का मतलब होता है बेटा बिजी व्यक्ति। ऑब्वियस सी बात है, तो सिंपल सा इसका आपका ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपको यहाँ पे बताना है, फाइंड द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड फाइंड करना है आपको। एंटोनिम, अगेन बेटा ये एक एंटोनिम का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एंटोनिम्स बताने हैं, है ना। आपको यहाँ पे एंटोनिम्स बताने कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, और आपको क्या बताना बेटा, गेन। इसका आंसर क्या होगा, गेन आपको बताना है, ठीक है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सुनते होगे यू हैव टू गेन। गेन मतलब क्या होता है बेटा, चीज़ों को बढ़ाना, गेन करना, है ना। जो बॉडी बिल्डिंग बना, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, जिम वगैरह आप जाते होंगे तो आपको पता होगा बेटा गेन का मतलब क्या होता है ना। चलो देख लेते हैं। अरे लॉस्ट तो नहीं हो सकता इसका, खो जाना नहीं, फेल नहीं, फॉल। अरे ये तो स्पेलिंग ही गलत है ना। ये इस नाम का कोई वर्ड नहीं होता। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन विल बी लॉस, ये हम कह सकते हैं। यानी कि डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट करके चल सकते हो, दैट इज द अपोजिट वर्ड इन दिस क्वेश्चन। तो सिंपली बेटा हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को फाइंड अप कर लिया, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे इस चीज को क्रिएट करके चल रहे हैं, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसमें हम ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। चलो अब आपके सामने फिर बेटा एक एंटोनिम्स का क्वेश्चन आता है। आपको अपोजिट मीनिंग वहां पे तैयार करना है और आपको बताना है क्या, एंटोनिम्स बताना है। दोबारा आपको इसमें अपोजिट मीनिंग बताना है, और अपोजिट वर्ड बेटा आपको क्या फाइंड करना है, शाय, है ना। आपको इसका आंसर क्या बताना है बेटा, शाय का मतलब आपको बताना है। शाय मतलब क्या होता है, शाय मतलब क्या होता है बेटा, शर्मीला टाइप का व्यक्ति, है ना। शर्मीला टाइप का व्यक्ति, शर्मीला टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको हम शाय कहते हैं, है ना। चलो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 30 का आंसर क्या बन जाएगा भाई, शाय मतलब क्या होता है, शर्मीला टाइप का व्यक्ति हम यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं। चलो तो इसका बेटा सिंपल ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नर्वस नहीं, नर्वस तो बेटा इसका कहीं ना कहीं सिनोनिम्स क्रिएट हो जाएगा। इसका हमें अपोजिट मीनिंग तैयार करना है, ओड नहीं, बोल्ड विल बी करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा मीनिंग है और सिंपल से क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या ही बताऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल सा तो क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है बेटा, चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। चलो अब बात खत्म होती है यहाँ पे हमारे एंटोनिम्स, यानी कि आपको अब अपोजिट वर्ड नहीं बताने, अब आपको बताने बेटा इससे मिलते जुलते वर्ड, है ना। मिलते जुलते वर्ड का मतलब बेटा अब आपको बताने हैं यहाँ पे सिनोनिम्स बताने हैं हर वर्ड के, हर वर्ड के क्या बताने हैं आप लोगों को, अब सिनोनिम्स बताने हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ समथिंग, यानी कि जो भी वर्ड आपको दिया जाता है, इफेक्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड, है ना। इफेक्ट आपको यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, इसका आपको क्या बताना है भाई, सिनोनिम्स बताना है। अब भाई कोई चीज़ इफेक्ट हो जाती है तो आप लोगों को पता ही है बेटा, इफेक्ट ऑफ समथिंग, कोई चीज़ बेटा हमारी इफेक्ट हो रही है। अब इसका हमें एक एंटोनिम्स क्रिएट करना है, सॉरी सिनोनिम्स क्रिएट करना है। तो इसका सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, 31 का सिनोनिम क्या बन जाएगा हमारा, सिंपल सा है भाई। भाई इफेक्ट कर रही है कोई चीज़ तो इसका वार्निंग कैसे बन जाएगा, नहीं,
है ना। वार्निंग इज इनकरेक्ट, पर्पज नहीं बताते आप किसी चीज का, है ना, आप किसी भी चीज का पर्पज नहीं बता रहे, चांस भी नहीं बताते आप किसी चीज का, रिजल्ट बताते हो, है ना। रिजल्ट विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड दैट इज द सिनोनिम ऑफ द इफेक्ट। सिंपल सा एक वर्ड है, आपको सिनोनिम वहां पे फाइंड करना है ना। तो एंटोनिम सिनोनिम्स बेटा फ्री के नंबर होते हैं, सिंपली आपको वर्ड याद करना है और वर्ड याद करने के बाद में आपको क्या करना है, उसका सिमिलर मीनिंग फाइंड अप करना है, दैट्स इट। चूज द वर्ड सिमिलर इट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि देखो अगर यहाँ पे कहता है कि भाई यू हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड, तो दैट मीन्स बेटा एग्जामिनर आपसे एक एंटोनिम का क्वेश्चन क्रिएट करना चाहता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि बेटा यू हैव टू फाइंड द सिमिलर वर्ड, यानी कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, ये एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन है और आपका ये बेटा एक एंटोनिम्स का ना बन के ये आपका सिनोनिम का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आपको सिमिलर वर्ड देखना है और सिमिलर वर्ड को हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स में कंसिडर करते हैं। चलिए अब कहता है सिनोनिम में आपसे क्या वर्ड पूछा है, आपसे पूछा है बेटा मर्सी, है ना, आपसे पूछा है मर्सी। मर्सी का मतलब क्या होता है बेटा, मर्सी का मतलब ये होता है कि आप किसी पे सिंपैथी दिखाते हो, है ना, किसी पे आप दया यानी कि दया दिखाने की कोशिश करते हो, तो उसको हम सिंपैथी में कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं इसके ऑप्शंस की बात करूं तो यू हैव टू फाइंड द ऑप्शन मैरिट, नॉट मैरिट दिस करेक्ट आंसर, है ना। हाँ, सिंपैथी विल बी द करेक्ट आंसर, लेकिन हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे क्योंकि कभी कभी क्या है टू ऑप्शंस यानी कि नियर बाय सिनोनिम्स भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द नियर बाय सिनोनिम, ठीक है। नियर बाय सिनोनिम तब वो पूछता है जब आपका क्वेश्चन में आंसर ही गिवन ना हो, तो उस कंडीशन में नियर बाय सिनोनिम्स आप लोगों को वहां पे फाइंड अप करने पड़ते हैं, ठीक है। बेटा लॉस विल बी द करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर लॉस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पेन इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मर्सी का मतलब आपको पता ही होना चाहिए कि आप लोग किसी पर दया दिखाने की कोशिश करते हो, तो आप उसको सिंपैथी देने की कोशिश करते हो। तो ये आपका एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन बन जाता है, आपसे एग्जामिनर वोकैबुलरी पूछता है, तो यू हैव टू लर्न बेटा दीज टाइप्स ऑफ वर्ड आस्क्ड बाय एग्जामिनर। तो आपके सिंपली ये वर्ड्स आपके वोकैबुलरी में कंसिडर हो जाते हैं जो आपका प्रोबेबली एग्जामिनर आपसे पूछता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन था। वोकैब में हम ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि ग्रामर में हमें कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, यहाँ पे कोई इंप्लीमेंट नहीं करना, वर्ड आता है तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है डायरेक्शन, चूज द वर्ड सिमिलर। अगेन आपको बेटा यहाँ पे क्या करना है, सिमिलर वर्ड को फाइंड करना है, और सिमिलर वर्ड क्या कहता है हमारा, सिनोनिम्स में ही आपको कंसिडर करना है ना। यू हैव टू फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड, ओके। सिमिलर वर्ड में आपको क्या फाइंड करना है, कह रहा है शाइन्स, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस वगैरह, है ना, ब्राइटनेस ऑफ समथिंग, कि आप किसी शाइनिंग्स की बात करते हो तो आप उसमें ब्राइट यानी कि ग्लोज, है ना। जैसे आप सपोज दैट कोई आप फेस पे कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, ये तो ग्लो ऑफ समथिंग, कि आप बेटा उसको इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, यू हैव टू ग्लो ऑफ समथिंग। हाँ, अगर मैं इस चीज की बात करूँ, हाँ, तो आप ऐसे कंसिडर करके चल सकते हो, ग्लोज नहीं, इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। ब्लेजेस नहीं, ब्लीचेस वगैरह होते हैं ना जो करवाते हैं, वो नहीं, नॉट ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, है ना। डिजल्स भी नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, हाँ, ग्लिटर्स विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने आपको क्लासेस में भी ये बताया था कि ग्लिटर्स की हम कैसे आइडेंटिफिकेशन को जस्टिफाई करते हैं, तो उन सेंस में हम यहाँ पे इन चीज़ों को फाइंड अप करके चल सकते हैं। तो ये भी एक वोकैबुलरी का आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो वोकैब से भी जनरली आपका काफ़ी क्वेश्चन एग्जामिनर वहाँ पे पूछता है। अकॉर्डिंग टू योर सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन प्रोबेबली बेटा वो, यानी कि मैंने आपको बता रखा है 5 क्वेश्चन मैक्सिमम, यानी कि 5 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछेगा, यानी कि 10 मार्क्स आपके सीधा सीधा एक वोकैबुलरी से कंसिडर हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ से ट्रीट करके चल सकते हो। तो सिंपल है, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे वोकैबुलरी में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्ड है लर्न करेंगे और उसका आंसर आप लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, अगेन बेटा डायरेक्शन का क्वेश्चन है, चूज द वर्ड सिमिलर। आपको इसमें भी क्या करना है, यानी कि सिनोनिम्स ही हमें यहाँ पे फाइंड करना है ना। जनरली हमने पिछले जो कुछ क्वेश्चन थे उसमें हमने कुछ एंटोनिम्स को फाइंड करा, यू हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, यू हैव टू फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड, यानी कि आपको सिमिलर वर्ड, इससे मिलते जुलते वर्ड्स को आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। चलो, एंगर सिंपल सा है, बड़ा ही आसान है ना। एंगर होता है क्या, कि आप गुस्सा वगैरह करते हो, भाई इसका सिमिलर वर्ड हमारा क्या हो सकता है,
तो आपके सामने 3-4 वर्ड्स यहाँ पे दिए गए, कामनेस, डिफर, है ना, वैगुनेस और डिसिप्लिन। यानी कि ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आपको यहाँ पे फाइंड अप करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देंगे इसकी। हाँ, एंगर नॉट, डिफर इज द करेक्ट आंसर, कामनेस इज द नॉट करेक्ट आंसर, वेगुनेस नॉट। वेगुनेस का मतलब होता है यू, यानी कि जो चीज स्पष्ट ना हो, है ना, नॉट क्लियर, अनक्लियर थिंग। तो दैट मीन्स बेटा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो सिंपल इसका हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा सिनोनिम बन जाएगा, दैट्स, है ना, यानी कि हमारे यहाँ पे ये सिनोनिम बन जाएगा। यानी कि एंगर का सिनोनिम क्या बन जाएगा हमारा, सिंपल ये वर्ड हमारे यहाँ पे कंसिडर होके चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी अगेन बेटा आप लोगों का क्या था, एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन था। वोकैबुलरी में भी हम इन चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में हम कंसिडर करेंगे, तो कहता है चूज द वर्ड सिमिलर। अगेन आपको सिमिलर वर्ड ही फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि सिमिलर वर्ड, है ना, कंफ्यूज मत होना कि एग्जामिनर आपको सिनोनिम ही वहाँ पे लिखा हुआ देगा, वो सिमिलर भी दे देगा, वो सिनोनिम्स भी आप लोगों को यहाँ पे लिखा दे देगा। अगर एंटोनिम्स आप लोगों से जनरली पूछता है तो वो यहाँ पे दे देगा यू हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड, फिर वो आप यहाँ पे कह देगा अपोजिट वर्ड को फाइंड करो। तो आपको मेंटली प्रिपेयर ये होना है कि हमें दोनों का एक्चुअल में मतलब आना चाहिए, दोनों का मतलब प्रिपेयर होना चाहिए, हमें दोनों का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन में है क्या, केस, इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें सिनोनिम्स तैयार करना है। ठीक है, तो देयर आर द लॉट ऑफ सिनोनिम्स, वी हैव टू लर्न दीस टाइप्स ऑफ वर्ड्स। यानी कि आप एक नहीं, एक से 2, 3, 4 ऐसे सिनोनिम्स आप याद करके चलना है। यानी कि जनरली अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड के आप लोग 3 से 4 सिनोनिम्स वहां पे क्रिएट करके चलना, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर कब कौन सा क्वेश्चन आपसे वो पूछ ले। एक थिंग्स और बताता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पे, क्या जरूरी नहीं कि वो ये क्वेश्चन देके आपसे वो पूछ रहा है, ऑप्शंस में क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शंस भी आप लोगों को दे देगा वो, और ऑप्शंस भी आप लोगों को दे देगा, और उसमें वो पूछ लेगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसका आंसर अपोजिट भी आपसे चलवा सकता है, तो मीनिंग तो चेंज नहीं होगा, दैट इज द सिमिलर वर्ड। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा क्या, स्टॉप विल बी करेक्ट आंसर, है ना, इसका क्या हो जाएगा, स्टॉप विल बी करेक्ट आंसर, नहीं ये भी आंसर इनकरेक्ट है। क्रिएट का नहीं होगा, बिगिन भी नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। स्टॉप मीन्स बेटा यानी कि नॉट वर्किंग थिंग, आप वहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो, है ना, ये भी हम यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं। तो इसका सिमिलर वर्ड हमें यहाँ पे ये फाइंड अप करने को हमारा मिल जाता है। सिंपल सा मीनिंग था, सिंपल सा यहाँ पे टास्क था। तो 35 का हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन जाता है। देखो अब यहाँ पे देखो, जनरली हमारे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हमारे फिनिश होते हैं। अब वोकैबुलरी के यानी कि सिनोनिम्स हमारे कंसिडर हो गए, एंटोनिम्स हमारे डिस्कस हो गए। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिया। अब बेटा ये भी एक वोकैबुलरी का है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, ईडियम एंड फ्रेजेस को फाइंड अप करना है ना। अब हमारे ईडियम एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, अब इन चीजों की बात करते हैं। कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स गिवन बिलो। ठीक है, यानी कि ईडियम एंड प्रोवर्ब्स। ठीक है, तो प्रोवर्ब्स से आप कंफ्यूज मत होना, प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है बेटा, यू हैव टू फाइंड द ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द ईडियम एंड फ्रेजेस। क्वेश्चन है आपके पास में क्या, वियर एंड टीयर, है ना। ईडियम्स का अगर जनरली बेटा मैं हिंदी मीनिंग ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं तो हिंदी मीनिंग क्या कहते हैं, ये मुहावरे वगैरह हम वहां पे कंसिडर करके चल सकते हैं, बट नॉट नीड ऑफ हिंदी मीनिंग, डू नॉट यूज एनी हिंदी वर्ड और डू नॉट ट्रांसलेट ऑफ द हिंदी वर्ड ऑफ द पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आपको वहां पे स्टेटमेंट को ट्रांसलेट नहीं करना कि अगर आप लोग वहाँ पे हिंदी मीनिंग निकालने चलोगे ना, तो फिर वहाँ पे डिफरेंट मीनिंग टाइप यानी डिफरेंट मीनिंग वहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली आपको ऐसे ही फाइंड अप करके चलना है कि वियर एंड टीयर। अब ये क्या बन गया, आपका एक मुहावरा बन गया, है ना। हिंदी में समथिंग कुछ कह देते ना आप, जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना कहीं, समथिंग कुछ। तो यहाँ पे हमें हिंदी मीनिंग को वहाँ पे रिलेट नहीं करना, सिर्फ इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, जैसे अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वियर का अलग मतलब निकाल लेंगे और टीयर का कुछ अलग मतलब निकाल लेंगे, तो वो एक डिफरेंट ही मीनिंग वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें नहीं करना। चलो देखते हैं। अब ब्रांड नेम नहीं, अब वार्निंग नहीं, लॉर्ड ऑफ सोरोज, और आपके सामने बचता डैमेज। यानी कि 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए जाते हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि वियर एंड टीयर का मतलब होता है कि कोई चीज बेटा क्या होती है, हमारी डैमेज हो जाती है।
किसी चीज़ पे हार्मफुल इफेक्ट आ जाता है, कोई चीज़ हमारी डैमेज हो जाती है ना, उसको हम चीज़ में किस में कंसिडर करते हैं, वेयर एंड टेयर। तो इसका इडियम्स में अगर बात यानी कि बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जनरली इसका क्या बन जाएगा, डैमेज विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, डैमेज विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर सिंपली आपका ये बन गया। तो मैं पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ, आपको हिंदी मीनिंग वहाँ पे ट्रांसलेट नहीं करना। अगर हिंदी मीनिंग आप लोगों ने ट्रांसलेट किया तो यू हैव टू क्रिएट द डिफरेंट मीनिंग, यानी डिफरेंट मीनिंग वहाँ पे आप लोगों को फिर फाइंड अप करना पड़ेगा, जो कि सेंस गलत हो जाएगी, फिर क्वेश्चन भी आप लोगों का इनकरेक्ट हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा, यानी कि मीनिंग और हिंदी मीनिंग में फर्क होता है। यू हैव टू फाइंड ओनली मीनिंग, नॉट हिंदी मीनिंग। वहाँ पे आपको हिंदी मीनिंग को प्रेफर नहीं करना, हिंदी मीनिंग को ट्रांसलेट नहीं करना। तो दैट इज द इन दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन डैमेज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका बी ऑप्शन मिल जाता है। अब मूव, यानी कि ये आपका ईडियम्स का क्वेश्चन हो गया, ईडियम जो हम फ्रेजेस पढ़ते हैं ना, ठीक है, वो क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स जस्ट लाइक प्रोवर्ब्स गिवन बिलो। कहता है अ लिटिल गर्ल्स ऑफ द ग्रेटिट्यूड। देखो आपके सामने ये भी एक फ्रेज बन गई, यानी कि पूरा का पूरा फ्रेज ईडियम, यानी कि ईडियम बन गया यहाँ पे, ठीक है, ईडियम बन गए, ठीक है। और ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी एक क्लोज तैयार हो जाती है, ठीक है, पूरी की पूरी क्या हो जाती है, आपकी एक क्लोज तैयार हो जाती है ना। एक पर्टिकुलर सेंटेंस में जब भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब इंक्लूड करके एक इनिशियल सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, उसको हम एक क्लोज में कंसिडर करके चलते हैं कि वो एक क्लोज बन जाती है, ठीक है। चलो जनरली इसके ऑप्शन पे हम करते हैं, देखते हैं क्या उसके ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। हाँ देखो इसके क्वेश्चन में ये हमने यहाँ पे ट्रीट किया क्या, देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन है सिंपल सा हमारा, अ लिटिल गर्ल्स ऑफ द ग्रेटिट्यूड। इसका आंसर क्या बन जाएगा, यानी कि होता नहीं कभी कभी जब हम सडनली कुछ अच्छा फील ऑन करते हैं, है ना, सडनली हम कभी कभी अच्छा फील ऑन करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेजुअल रिकवरी, नॉट ए ग्रेजुअल रिकवरी इन दिस क्वेश्चन, है ना, नॉट करेक्ट आंसर। हाँ फ्रेंडली फीलिंग, हाँ ये कह सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी फाइंड अप कर सकते हो, है ना, तो वो जनरली देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा भाई नाउन है कौन सा प्रोनाउन है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आप लोगों को कमांड करके चलनी है, ठीक है। जनरली ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, अगेन ईडियम्स आप लोगों को फाइंड अप करना है, और ईडियम्स है आप लोगों के पास में क्या, टू लॉस ग्राउंड। बड़ा ही प्यारा है ये, है ना, ये बड़ा ही प्यारा है। तो टू लॉस ग्राउंड पूरी की पूरी एक फ्रेज बन गई। टू लॉस ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम्स या प्रोवर्ब्स भी हम इसको कह सकते हैं। देयर आर द 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, नाउ यू कैन चूज विच ऑप्शन इज करेक्ट। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। टू लॉस ग्राउंड, आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, टू लॉस ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखो टू लॉस ग्राउंड, अगर मैं इसकी बात करूँ, टू टू अपने आप में प्रीपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा ग्राउंड, ठीक है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की जनरली हम बात करें तो इस टाइप से इसका हम क्वेश्चन यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं, है ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में भी बताएंगे। कहता है फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, टू बिकमिंग लेस पावरफुल, है ना, टू बिकमिंग लेस पावरफुल। हाँ अगर मैं इसकी बात करूँ, टू बिकमिंग लेस पॉपुलर नहीं, टू लॉस फाउंडेशन या टू बी विदाउट अ लीडर। अब इसका जनरली अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो कहता है टू लॉस ग्राउंड, यानी कि किसी के सामने हार जाने, जस्ट लाइक ईडियम हना और हमारा फेस करते हैं। तो टू बिकमिंग लेस पावरलेस, है ना, ये टू बिकमिंग लेस पॉपुलर, नॉट पॉपुलर इन थिंग, है ना, नॉट लॉस द फाउंडेशन, नॉट लॉस लूज द फाउंडेशन। आप इसमें भी इस क्वेश्चन को कंसिडर नहीं करके चल सकते, तो दिस वन इज इनकरेक्ट। टू बी विदाउट अ लीडर, नॉट नीड ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। टू बिकमिंग लेस पावरफुल, है ना, जो यानी कि जिसमें पावर ही नहीं है, समथिंग कुछ, है ना। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स को कंसिडर करके चल सकते हैं। टू लॉस ग्राउंड, हार मान जाना किसी चीज पे, है ना, ग्राउंड लेवल पे, तो उसको हम क्या कह देते हैं,
है ना, टू बिकमिंग लेस पावरफुल। हम कभी कभी ऐसा भी नहीं कह देते कि जब भाई हम कोई चीज़ देखने जाते हैं तो उस देखने, यानी कि जब हम कभी फाइट्स वगैरह देखने जाते हैं तो हम कहते हैं ना, "नहीं, इसमें इतना करेज नहीं है, ये तो हार ही जाएगा।" तो आप ऐसी कुछ टिप्पणी करते हैं, तो उस सेंस में भी हम इन चीज़ों को कंसिडर करके चल सकते हैं। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी आप लोगों का एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन हो जाता है ना। तो वोकैबुलरी में आप लोगों को ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना, मैं यही चीज़ आप लोगों को रिपीट करते रहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। चलिए अगेन बेटा, ये भी वही क्वेश्चन है आप लोगों का। अगेन ये भी वही क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड अप कीजिए। कहता है क्वेश्चन, टू फेल बैक ऑन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको बताओ, है ना। थोड़े से आप लोगों को इसके ऑप्शंस भी बड़े बड़े लगेंगे, बट घबराना नहीं है। क्वेश्चन जो सिंपली होता है, सिंपल सा होता है, उसको हम ग्रेजुअली ऐसे ट्रीट करके चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा क्या आंसर बनेगा? देखो, कहता है टू अपोज समथिंग इंपॉर्टेंट, टू सफर एन इंजरी ऑन द बैक इन एन एक्सीडेंट, टू फॉल बैक ऑन। टू फॉल बैक ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज से क्या करते हैं हम, अननेसेसरी, यानी कि किसी का हम सपोर्ट मांगते हैं। सपोर्ट मतलब कैसे, समझ रहे हो ना। तो हम इस चीज में हम इसको कंसिडर करेंगे नहीं। समथिंग इज इंपॉर्टेंट नोट, समथिंग इज इंपॉर्टेंट नोट करेक्ट आंसर। हाँ, टू सफर एन इंजरी, आप किसी इंजरी से सफर कर रहे हो, नोट नीड ऑफ करेक्ट आंसर। टू बैक इन द एक्सीडेंट, है ना, या बाय डिफॉल्ट हम कैसे कह सकते हैं, है ना। तो एक्सीडेंट के साथ में आप किसी की, यानी है कि आपके पास में, यानी कि आपके बॉडी में कोई इंजरी हो गई, तो उस चीज से आप सफर कर रहे हो, नहीं। टू फेल टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट इन टाइम, नोट नीड करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, है ना, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अभी मैंने बताया था ना आपको, सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी हम इसमें कंसिडर करके चल सकते हैं। तो सिंपली है, सिंपली आपको प्रोवर्ब्स, इडियम्स आप लोगों को यहाँ पे फाइंड अप करने, तो दिस वन इज डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ना। देखो 40 क्वेश्चन नंबर है, और ये भी आप लोगों का एक ईडियम्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें भी आप लोगों को ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स को ही फाइंड करना है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, टू मेक वंस ब्लड बॉयल, है ना, यानी कि गर्म खून आप कह देते हो ना, समथिंग कुछ हिंदी में कुछ वर्ड्स आप लोग यूज कर लेते हो, गर्म खून, है ना, कि इतना गर्म खून ठीक नहीं है बॉडी के लिए या हेल्थ के लिए, इतना गर्म खून ठीक नहीं है, कुछ समथिंग कुछ बेटा ऐसे वर्ड्स आप लोग जनरली हिंदी में यूज करते हो। चलो इसका क्वेश्चन आंसर क्या बन जाएगा हमारा, देयर द फोर ऑप्शन। कहता है टू मेक समबडी फुरिशियस, है ना, हाँ ये बन सकता है ऑप्शन, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी हम चेक करेंगे। कहता है टू डेवलप फेवर, नहीं। टू गेट एक्साइटेड, नॉट नीड करेक्ट आंसर, नॉट नीड, यानी कि दिस वन इज नॉट करेक्ट आंसर। टू मेक समवन नर्वस, नहीं। कोई पर्सन होता है जो समवन नर्वस टाइप का पर्सन होता है, तो नर्वस टाइप के पर्सन को हम शाइनेस में भी कंसिडर कर लेते हैं, जो शर्मीला होता है ना, शाय होता है। तो इसका आंसर ये नहीं बनेगा। हाँ, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, टू मेक समबडी फुरिशियस। इसमें अगर मैं इसको ऐड ऑन करूंगा तो समबडी अपने आप में क्या हो गया बेटा, प्रोनाउन में हम इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। टू मेक अपने आप में एक पार्टिसिपल या इन्फिनिटिव यहाँ पर हमारा क्रिएट करके हम चलते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा कई सारे रोल प्ले करती है ना, वो आपको मैंने जनरली पहले भी बता रखी है कि क्या क्या चीजें वो रिप्रेजेंट करती है, एडवांस थिंग्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन, नॉट नीड ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, आप लोगों को इन क्वेश्चन की नीड नहीं पड़ती। तो ये जनरली आपका एक क्वेश्चन हो गया किस चीज का, ये एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अब देखो हमारे यहाँ पे पैसेज के क्वेश्चन आ गए, है ना, हमारे यहाँ पे पैसेज के क्वेश्चन आ गए। अब हम पैसेज को देखेंगे, ठीक है। पैसेज को हम देखेंगे, पैसेज हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। देखो पढ़ते हैं पैसेज को। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम चूज गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो आंसर्स हैं उन क्वेश्चंस को जनरली आपको यहाँ पे चूज करने। कैसे, अब देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन जो पोर्शन होगा आपका 10 मार्क्स का कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। 10 मार्क्स का हम कंसिडर करके चलेंगे, 10 मार्क्स का, क्योंकि हमारा कॉम्प्रीहेंशन पूरा का पूरा बेस्ड होता है हमारा 10 मार्क्स पर। अब वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग क्या, कि देखो
जनरली हाँ, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पहले हम पूरे के पूरे पैसेज को ओवरऑल पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा था, रीड द स्लोली पैसेज एंड ट्राई टू फाइंड आउट ओवरऑल सेंस। आपको ओवरऑल सेंस को फाइंड आउट करके चलना है। कहता है अबाउट आ मिलियन डिफरेंट स्पीसीज डैश, और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन आएगा अपना, अभी देखते हैं। इंसेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड डैश। मैंने क्या बोला था, जब भी फुल स्टॉप आप लोगों को दिख जाए तो 2 सेकंड का वहां पे आप लोगों को रेस्ट करना है, आपको अगली स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए। कहता है यट लिटिल इज, कहता है यट लिटिल इज, फिर कहता है डैश अबाउट सम शेप एंड, फिर डैश आ गया, कहता है दे ऑल हैव द, फिर डैश आ गया, कहता है स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर कहता है ऑल इंसेक्ट्स नॉर्मली डैश 6 लाख। यानी कहने का मतलब हमारे ओवरऑल पैसेज की थीम मुझे ये समझ में आती है कि क्या, कि कहीं ना कहीं ये एक इंसेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इंसेक्ट्स की कितनी प्रजातियां होती हैं, है ना। इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं हमारे, जो पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, तो उनकी स्पीसीज की बात हो रही है कि कितनी, यानी कि कितने टाइप्स की इनकी स्पीसीज होती हैं, यानी कि प्रजाति वगैरह होती हैं। तो जनरली हमें उसमें इसको फाइंड अप करना है। चलो, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात करूँ तो 41 में हमारा क्या आंसर होगा, अबाउट अ मिलियन डिफरेंस स्पीसीज डैश इंसेक्ट्स। अब देखो, अब इसमें आप ग्रामेटिकल टर्म्स भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रामेटिकल टर्म्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, अगर मैं इस इंसेक्ट्स की बात करूं, हाँ, तो ये अपने आप में नाउन हुआ, है ना, ये अपने आप में नाउन हुआ, हाँ। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा, बट एडजेक्टिव के तो ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है, एडजेक्टिव के तो ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे। हाँ, स्पीसीज का मतलब क्या है, इनकी जो प्रजाति वगैरह डिफरेंशिएट करना है, यानी कि हमें, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट भी कंसिडर करने की कोशिश करूंगा तो फिर मुझे यहाँ पे एक प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। क्योंकि अब देखो, हमको यहाँ पे एक प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट है, देखते हैं। फोर प्रीपोजिशन तो बेटा किसी को रीजन बताने के लिए यूज होती है, यानी कि मैं कहता हूँ आई अप्लाइड फॉर द पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट ऑफ मैनेजर, कि मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। तो जनरली आप रीजन बताने के लिए भी फोर प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हो, बट यहाँ पे फोर प्रीपोजिशन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अबाउट मतलब होता है किसी के बारे में आप कोई चीज एक्सप्लेन करते हो, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अबाउट समथिंग, तो वहां पे हम अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हाँ, या तो इसमें बी होगा या डी होगा। अब इन प्रीपोजिशन हम क्या करते हैं, इन प्रोपोजिशन हम तब यूज करते हैं किसी का ओपिनियन जानने के लिए या किसी की हॉबीज या इंटरेस्टेड बताने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बट नो नीड ऑफ इन प्रीपोजिशन इन दिस क्वेश्चन। हाँ, इन केस बेटा ऑफ विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे ऑफ आना था। जनरली क्या कहता है, अ मिलियन डिफरेंसेस स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि बेटा कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन की बात कर रहा है। सिलेक्शन दैट मीन्स बेटा यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंसेक्ट्स, है ना, कि कितनी प्रजातियां उनकी। तो ऑफ प्रीपोजिशन विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि ये कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल बेस्ड पैराग्राफ है। हाँ, ग्रामेटिकल बेस्ड पैराग्राफ है, तो आप इसमें ग्रामर अप्लाई कर दो, दैट्स इट, है ना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। अब देखो, आप लोगों ने पैसेज तो पढ़ी रखा है ना, आप लोगों ने पैसेज तो पढ़ी रखा है। अब जब पैसेज पढ़ी ही रखा है तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा उसके आंसर्स को फाइंड अप करना है ना। उसके आंसर्स को आप लोगों को क्या करना है, फाइंड अप करके चलना है, ठीक है। देखते हैं आंसर, आंसर क्या है इसके। देखो, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑफ आना था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आना था, ऑफ आना था। कहता है इंसेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब देखो, हैव बीन क्यों आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि टू एक्शंस को जब भी हम जस्टिफाई करते हैं तो हैव बीन लगा के हम उन चीजों को मॉडिफाई करते हैं। बीन आइडेंटिफाई यट लिटिल इज। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपने आप में क्या है, एक वर्ब गिवन है। इज क्या है, अपने आप में वर्ब है। हाँ, ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन हो गई। अब इस प्रीपोजिशन का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लिटिल अपने आप में क्या हो गया, इसका प्रोनाउन हो गया। अब इसका हमें क्या आंसर यहाँ पे फाइंड अप करना पड़ेगा, ओवरऑल पैसेज की थीम को निकाल के, है ना। ओवरऑल पैसेज की थीम को निकाल के हमें यहाँ पे क्या ऑप्शन देखना पड़ेगा, देखते हैं।
अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है, देखो यट अपने आप में पास्ट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। हाँ, जब पास्ट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है तो स्ट्रक्चर भी हमारा फिर पास्ट में ही होना चाहिए। स्ट्रक्चर भी फिर हमारा किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। हाँ, ऑब्जर्व हो सकता है लेकिन नॉट नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व। फाउंड भी नहीं हो सकता, ठीक है। सीन अपने आप में नहीं हो सकता, ठीक है। नॉन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि यट लिटिल इज, यानी कि यट लिटिल इज नॉन अबाउट सम शेप एंड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी कि 42 का क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन यानी कि विल बी द करेक्ट आंसर नॉन, है ना। यानी कि आपका ये एक मेन वर्ब की तरह यहाँ पे रोल हमारा प्ले कर रहा है। मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो मेन वर्ब और यहाँ पे हम बैक टू बैक इन चीज़ों को यूज करके हमारे क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर हो गया। अब 43 पे हम मूव ऑन करते हैं। 43 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की जनरली बात करूं आपसे तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास में, अब देखो यहाँ पे ऑफ आ गया, यहाँ पे नॉन आ गया। अब कहता है अबाउट सम शेप, है ना। एंड अपने आप में क्या हो गया, एंड अपने आप में कंजंक्शन का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, ठीक है। एंड अपने आप में कंजंक्शन का यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर ये दे आ गया तो दे अपने आप में एक सब्जेक्ट बनता है, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट हमारी यहीं से स्टार्ट होती है, यानी कि पहली स्टेटमेंट खत्म होती है। अब दूसरी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं तो एज अ प्रोनाउन की तरह हम यहाँ पे एज अ नाउन की तरह हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। लेकिन जब भी हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को पहली स्टेटमेंट से रिलेट करेंगे और उसको एक्सप्लेनेशन देंगे तो फिर हमेशा हम प्रोनाउन को यूज करके ही एक्सप्लेनेशन देंगे, राइट। प्रोनाउन को यूज करके ही हम उस चीज की एक्सप्लेनेशन देंगे। अब यहाँ पे देखो कलर है, साइज है, हाइट है और हैबिट्स है। तो यहाँ पे अब इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, उनके प्रजाति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हमारा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, चलो देखते हैं, ठीक है। देखो भाई कलर नहीं, कलर की बात नहीं होती, अबाउट सम शेप्स। अब देखो आपको यहाँ पे शेप की बात हो रही है तो यहीं से आपको एक हिंट मिल गई, यहीं से आपको एक हिंट मिल गई, क्योंकि पैसेज है ना, आप लोगों को हिंट क्रिएट करेगा, आप लोगों को हिंट देगा। तो पहली स्टेटमेंट यानी कि देखो मैंने पहले भी बताया था, जब भी हम व्हेन वी हैव टू डिस्कस द कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन, तो कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन इट्स टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, टोटली बेस्ड ऑन लर्निंग स्किल्स। लर्निंग यानी कि लर्निंग स्किल्स पे भी आप लोगों को वहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे शेप है तो ऑब्वियसली बात है भाई, हाइट की बात नहीं करेगा, हैबिट्स की बात नहीं करेगा, साइज की बात करेगा। ऑब्वियसली बात है भाई, यहाँ पे शेप की बात करेगा। शेप एंड साइज, देखो एक फ्रेज भी बन गई है ना। शेप एंड साइज एक पूरी की पूरी फ्रेज बन गई, पूरी की पूरी एक प्रोवर्ब्स, इडियम्स, कुछ भी आप कह सकते हो। तो पूरी की पूरी एक फ्रेज यहाँ पे हमारी कंसिडर होके चलती है। तो दैट मीन्स बेटा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 10 मार्क्स के आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, आप लोगों को इनको याद करके चलना है, मतलब चलना है। कॉम्प्रिहेंशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, ठीक है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या कहता है, अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर मैं बात करूं, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब यहाँ तक हमारे 43 यानी कि देखो यहाँ तक हमारे ऑप्शन में करेक्ट था, यानी कि शेप एंड साइज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दे प्रोनाउन से हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट स्टार्ट है, हाँ। इसके बाद में अपने आप में वो वर्ब यूज कर रहा है, द आर्टिकल अपने आप में ही हुआ है, ठीक है। अब 44 का आंसर हमारा क्या हो सकता है, अब ये आपको यहाँ पे देखना है, चलो देखते हैं, है ना। ऑल हैव द स्ट्रक्चर, अब भाई ऑल हैव यानी कि दे ऑल हैव द डैश स्ट्रक्चर, है ना, डैश स्ट्रक्चर। अब उसके एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, उसके एक टोटली स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो अब इनके जब स्ट्रक्चर की बात होगी तो एक बात बताओ, अलाइक तो यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा, सिंगल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज की बात हो रही है, जो प्रजाति वगैरह हो रही है इंसेक्ट्स की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वहाँ पे यूजेज हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट की बात करेगा तो नॉट नीड करेक्ट आंसर, नो नीड करेक्ट आंसर, नॉट नीड करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अब आपको ऑप्शंस आगे भी चेक करने हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर उनका कैसा रहने वाला है, यानी कि समथिंग विल बी सेम सेम, है ना, समथिंग विल बी सेम स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप, क्योंकि इंसेक्ट्स की बात हो रही है और इंसेक्ट्स की स्पीसीज की बात हो रही है, तो उनके साइज एंड शेप की बात होगी, हाँ।
और उनके किन की बात होगी, उनके डिफरेंशिएट यानी कि अबाउट अ मिलियन डिफरेंटेड यानी कि डिफरेंट स्पीसीज, है ना। तो ओवरऑल टाइटल आप लोगों का पैसेज का क्या निकला, एक इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, उनकी प्रजाति वगैरह की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आ गया हमारा 44 में, क्या आ गया, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। अब कहता है, चलो अगले क्वेश्चन में इस चीज को सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अब क्वेश्चन नंबर 45 में हम यहाँ पे हम देखते हैं, चलो इसको मैं थोड़ा सा साइज छोटे कर देते हैं, ठीक है। देखो इसमें अगर मैं जनरली क्वेश्चन की बात करूं, अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कहता है ऑल इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट्स अपने आप में क्या हो रहा है, यहाँ पे नाउन की तरह यहाँ पे ट्रीट कर रहा है, ठीक है ना। अब कहता है ऑल इंसेक्ट्स, अगर मैं इस ऑल की बात करूं तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है ना, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। और किस टाइप का एडजेक्टिव है, इंडेफिनेट एडजेक्टिव, ठीक है। नॉर्मली बात करते हैं 6 लेग, है ना, यानी कि नॉर्मली जो हमारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं तो उनके जनरली 6 पैर होते हैं, है ना, वो ये कहना चाहता है पैसेज में, ठीक है। तो 45 में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो सारी की सारी अपने आप में एक वर्ब है, सारी की सारी अपने आप में क्या है, एक वर्ब की तरह यहाँ पे वो रोल प्ले कर रही है अपना। चलो देख लेते हैं। अब मैंने बात करी थी यहाँ पे इंसेक्ट्स की, है ना। अब एक बात बताओ, अगर इंसेक्ट्स अपने आप में जो ये हमारा नाउन है, तो नाउन हमारा वो प्लूरल है, सिंगुलर तो होगा नहीं, और नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है ना, वो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन और नाउन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट, डिपेंड ऑन द सेंटेंस। अगर यहाँ पे नाउन इंसेक्ट्स हमारा क्या है, नाउन है, तो नाउन हमेशा या तो सिंगुलर होगा या सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू डिसाइड कि विच वर्ब करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, यानी कि कौन सी वर्ब हमारे यहाँ पे करेक्ट होने वाली है। हाँ, अगर देखो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर क्या बताया था, स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, ये सब्जेक्ट आएगा आपके पास, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, और लास्ट में आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट फाइंड अप करने को मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने बताया था सब्जेक्ट में 2 टाइप के आपको मिलेंगे, या तो वो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। अब नाउन भी 2 टाइप से हो सकते हैं, या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। सेम कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट इन दिस क्वेश्चन, है ना। अकॉर्डिंग टू द वर्ब यू हैव टू डिसाइड कि विच वर्ब, यानी कि विच वर्ब इन दिस क्वेश्चन। अब भाई अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऑब्वियस ही बात है, फिर वर्ब भी हमारी कैसी आनी थी, प्लूरल ही वर्ब यहाँ पे हमारी आनी चाहिए, है ना, यानी कि हमारे यहाँ पे प्लूरल ही वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। मतलब हैज इनकरेक्ट वर्ड है, हैज अपने आप में एक सिंगुलर फॉर्म क्रिएट करता है, हैड तो पास्ट ऑफ पास्ट की बात करता है, बट नॉट बेटा पास्ट पे तो स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं हो रहा है हमारा, है ना, पास्ट ऑफ पास्ट की बात नहीं कर रही, जनरली क्या बात कर रहा है, गॉट अपने आप में एक नहीं होगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑल इंसेक्ट्स नॉर्मली हैव 6 लेग्स, यानी कि नॉर्मली वो कहना चाहता है कि जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं नॉर्मली उनके कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। अब भाई 6 पैर हैं तो कहीं ना कहीं एक पैर की तो वो बात नहीं कर रहा, अपने आप में प्लूरल कंसिडरेशन फॉर्मेशन है, तो वो एज अ प्लूरल में ही काउंट होगी, है ना, एज अ वो प्लूरल में ही हमारी काउंट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 45 में हमने ये सीख लिया क्या, कि भाई इस तरीके से हम इस पैसेज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो when we have to discuss the comprehension portion, you have to remember these types of words कि there are the multiple types of comprehension asked by examiner, और generally there are the 4 types of comprehension asked by examiner. First one is grammar based, second one is vocabulary based, and third one is grammar plus vocabulary based, and then fourth one is history based या history based. तो इनसे बाहर जनरली आपका एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम भी नहीं करेगा। 4 टाइप के अगर आप कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो मोर देन इनफ, पर 10 मार्क्स फिर आपके कहीं नहीं जाने वाले, है ना। ये 10 मार्क्स तो हम लेके रहेंगे क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं, है ना, जनरली इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। कॉम्प्रिहेंशन में ही आंसर्स आप लोगों के इन्वॉल्व होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करोगे यू नो द आंसर, है ना। तो ये आपका एक 45 हो गए, तो ये आपका एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन हो गया जो कि टोटल बेस्ड था ग्रामर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है आपके सामने देख लेंगे, ठीक है। देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कहता है रीअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना। अगर मैं 6th स्टैंडर्ड की बात करूँ तो जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट 9th स्टैंडर्ड के हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चन को फेस ऑफ जरूर करेंगे, है ना।
इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द एरर या रीअरेंज करना है सेंटेंस को रीअरेंज करना है आपको, सेंटेंस को एक सही वे में लिखना है ना। अब देखो आपके सारे वे यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि करेक्ट वे में आप लोगों के यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको फाइंड करना है कि कौन सा अरेंजमेंट यहाँ पे हमारा सही है ना, कौन सा अरेंजमेंट हमारा यहाँ पे सही है। अब ये देख लेते हैं। अब भाई रीअरेंज करना है तो देख लेते हैं, फॉलो द स्टेप्स कर लेते हैं। कहता है प्रैक्टिस प्रैक्टिकली गुड, हाँ, मैनर्स, ठीक है, कॉस्ट अस समथिंग, कॉस्ट अस नथिंग, हाँ, प्रैक्टिकली नथिंग। अरे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा पहले, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम आईएनजी पहले ही प्रेफर नहीं कर सकते, दैट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करेंगे, जरूरी नहीं है कि हमारा पहला ऑप्शन मिल गया तो ठीक है हम आगे बढ़ेंगे, और ऑप्शंस को भी हम चेक करेंगे। कहता है गुड मैनर्स कॉस्ट अस प्रैक्टिकली नथिंग। नहीं, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि गुड अपने आप में एक एडजेक्टिव बनता है ना, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। कहता है प्रैक्टिकली कॉस्ट अस नथिंग गुड मैनर्स, नहीं, ये भी नहीं होगा, मतलब कि ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप इनको रीअरेंज कर सकते हो, ऐसे आप इनको रीअरेंज कर सकते हो। सिंपल सा सेंटेंस था, है ना, सिंपल सी स्टेटमेंट थी, सिंपल सा आप लोगों का ये सेंटेंस था। तो जनरली ये आपका रीअरेंज का सेंटेंस हो जाता है, सेंटेंस को रीअरेंज करा, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन। आप ऐसे भी कह सकते हो, यू हैव टू क्रिएट द सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों के सामने आता है, क्या कहते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, देयर आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। रीअरेंज करना है, इस क्वेश्चन को भी रीअरेंज करना है, और देखो 4 ऑप्शन अगेन आपके पास में है। अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। जनरली आपका क्वेश्चन ये है, इसमें देखो, नेवर फ्रेंड्स आर बुक्स आवर ड्वेलिंग। तो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताई रखा है, कभी भी हमें रीअरेंज करना होता है ना सेंटेंस, तो जनरली हम क्या करते हैं, पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट को फाइंड अप करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद में हम उसकी वर्ब को देखते हैं, और आफ्टर दैट उसका प्रेडिकेट हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट के सेंस में हम कंसिडर करके चल सकते हैं। हर सेंटेंस में, हर स्टेप्स में ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फॉलो होता है हमारी फंडामेंटल इंग्लिश के अंदर, है ना। फंडामेंटल इंग्लिश के अंदर ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, और इसी स्ट्रक्चर को आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 47 का क्या आंसर बन जाएगा हमारा, देखते हैं। कहता है आवर नेवर नहीं, ये तो प्रोनाउन है, मतलब कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकती, इससे पहले कहीं ना कहीं नाउन आएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा, ओपनिंग स्टेटमेंट नाउन होगी, आफ्टर दैट फर्स्ट स्टेटमेंट ये, और उससे रिलेट करेगा सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फिर प्रोनाउन होगी, है ना, फिर प्रोनाउन होगी, ठीक है। पहले एक्सप्लेन कर देंगे हम नाउन को, अब दोबारा उसी नाउन को एक्सप्लेनेशन देनी हो, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो, तो हम ही और शी को ही लगा के उस सेंटेंस के एक्सप्लेनेशन देंगे, बार बार रिपीटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन यही कहता है। दैट मीन्स बेटा यू हैव टू अवॉइड द रिपीटेशन, यू हैव टू यूज द प्रोनाउन, रिप्लेस द प्रोनाउन, या अवॉइड टू रिपीटेशन। समथिंग, वन एग्जाम्पल आई वांट टू गिव यू, रानी या रोहन इन्वाइटेड रानी, बट रानी डिड नॉट कम। Again I am talking about Rani, that is the repetition. In case beta you have to avoid the repetition, just like Rani, Rohan invited Rani, है ना, but she did not come। तो आप लोगों को ऐसे प्रोनाउन को ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, प्रोनाउन को ही आप लोगों को जस्टिफाई करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। अब आवर नेवर नहीं, अब देखो यहाँ पे बुक्स बेटा नाउन है, हाँ हो सकता है, बुक्स नाउन है, यानी कुल मिला के पता चला कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता, हाँ बी ऑप्शन भी हमारा, यानी कि डी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। अब हमारी फाइट है सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन में। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखिए, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड भी आप लोगों को अप्लाई करना है। क्या कभी कभी समटाइम्स अगर आप लोगों को जनरली क्वेश्चन, क्योंकि प्रोबेबली एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चन ऐसे क्रिएट करेगा ही करेगा कि आपको वो कंफ्यूज करेगा, अब उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शंस पे कूद जाया करो और ऑप्शंस को देख लो। ऐसे रीअरेंज सेंटेंस में या सेंटेंस फॉर्मेशन में आप ऑप्शंस को देख लिया करो, ठीक है। और यानी कि फीलिंग, यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन यानी कि नाउन है जो बाद में। अब या तो हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट ए हो सकती है, या ओपनिंग स्टेटमेंट यानी कि जो हमारी बी हो सकती है। अब हम उसमें किस नाउन को यूज करेंगे, ठीक है, चलो देखते हैं। कहता है बुक्स आर, अब बुक्स अपने आप में क्या है प्यारे बच्चों, प्लूरल है, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ब आर यहाँ पे अपने आप में एक स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हाँ
अगर मैं यहाँ पे इस आवर की बात करूं और नेवर की बात करूं, ठीक है, अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, फ्रेंड्स अपने आप में क्या है कि नाउन की तरह यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो रहा है। अब आप बोलोगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये एडजेक्टिव कैसे हो गया? ये एडजेक्टिव ऑफ पार्टिसिपल क्रिएट करता है ना, वो थोड़ा सा एडवांस थिंक है, बट नो नीड ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पे हाँ ये हो गया। इसके बाद अगर मैं इसको देखूंगा तो ये एडवर्ब है, हाँ ठीक है, मतलब कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट बन सकता है। इसको भी चेक कर लेंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए। बुक्स है आर है, नहीं नेवर पहले आ गया, आपने वहां पे एक्सप्लेनेशन यहाँ की डायरेक्ट रिवर्स कर दिया, नहीं नॉट, यानी कि दिस वन इज इनकरेक्ट, मतलब कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आप लोगों को वहां पे देखना पड़ेगा। कभी कभी ये हेल्प भी नहीं करेगा, फिर आपको बेटा ऑप्शन एलिमिनेट मेथड भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ से कंसिडर करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। चलो 48 क्या कहता है हमारा देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, अगेन रीअरेंज का क्वेश्चन है। अब लगा दो जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता रखा है वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। कहता है बॉटल यूज प्रॉपरली द शेक बिफोर। भाई देखो सिंपल सा स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात है। अब इसमें पहले आप किसी एक नाउन को फाइंड अप कर लो, है ना, नाउन को किसी को फाइंड अप करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब भाई ये कहता है कि भाई देखो अब यहाँ पे बॉटल्स हाँ नाउन बन सकता है बट नॉट नीड करेक्ट आंसर, लेकिन यहाँ पे इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं। कहता है बिफोर प्रॉपरली, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि बिफोर तो ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी हो ही नहीं सकती क्योंकि प्रीपोजिशन है वहाँ पे, है ना, प्रीपोजिशन है, बिफोर हमारी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती। हाँ बॉटल देखो अपने आप में नाउन बन रहा है कि नहीं बन रहा, बॉटल अपने आप में नाउन बन रहा है, हाँ ये नाउन बन गया। अब ये स्पेसिफिक बॉटल होगी तभी तो यहाँ पे द आर्टिकल आया ना, ये स्पेसिफिक होगी, यानी कि फोकस पूरा का पूरा किस पे है हमारे बच्चों, फोकस पूरा का पूरा नाउन के ऊपर है। तो दैट मीन्स द आर्टिकल विल बी यूज इन दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि चीजों को हमें स्पेसिफिक बनाना है, पर्टिकुलर बनाना है, तो द इज द डेफिनेट आर्टिकल विल बी यूज इन दिस क्वेश्चन। हाँ तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट बन रहा है इसमें। देखो यहाँ पे हमें और को चेक करने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे शेक आ रहा है तो इससे पहले द आर्टिकल आ गया, नहीं वहां पे देखो बॉटल को हमें स्पेसिफिक बनानी है, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी आपका एक रीअरेंज का क्वेश्चन था जिसको हम सेंटेंस फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे क्वेश्चन को कॉल करते हो। तो ये आपका जनरली क्वेश्चन ऐसे हम यहाँ पे कंसिडर करके चल लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 49 पे देखते हैं इस क्वेश्चन में जनरली क्या पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर, देखते हैं। देखो रीअरेंज का ही क्वेश्चन है तो भाई लगा दो कॉन्सेप्ट, पेन टू बाय, हैंड राइटिंग इम्प्रूव राइट, है ना। अब देखो इसमें राइट, राइटिंग, टू बाय, दो प्रीपोजिशन यूज हो गई, हाँ दो वर्ब यूज हो गई। चलो इस क्वेश्चन को कैसे इंप्लीमेंट करोगे आप लोग, देख लेते हैं, है ना। देखो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ग्रामर ही इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो आप लोगों को आपकी मेंटल, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के यानी कि ऑल इंडिया में यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, हर टाइप के स्टूडेंट इसमें बैठता है, तो आपको हर टाइप के स्टूडेंट इसमें मिलेगा, ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट इसमें मिलेंगे, लेकिन जो स्मार्ट वर्क भी करेगा ना उसमें भी इस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करेंगे। जरूरी नहीं कि हर टाइम ही आपकी ग्रामर ही एग्जामिनर पूछेगा, समटाइम्स बेटा एग्जामिनर आस्क बाय योर मेंटल एबिलिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी भी वो पूछ सकता है ना, कि आपकी स्किल चेक कर सकता है, आपका आईक्यू लेवल वहां पे चेक कर सकता है। चलो कैसे चेक करेगा, राइट नहीं, नॉट नीड करेक्ट आंसर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है अपने आप में, नॉट नीड करेक्ट आंसर क्योंकि पेन बाई पहले यूज हो गया, मतलब ये तो स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं हो रहा। हैंड राइटिंग नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इम्प्रूव पेन, देखो यहाँ पे नाउन आ गया तो ये प्रीपोजिशन इसकी हो गई, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर टू प्रीपोजिशन वहां पे आ गई, क्योंकि अगर ये प्रीपोजिशन होती तो इसके बाद भी फिर मेरे को नाउन ही फाइंड करना पड़ता और ऑब्जेक्ट वहां पे मुझे ट्रीट करना पड़ता, ठीक है। टू राइट इम्प्रूव हैंड राइटिंग बाई पेन, हाँ ये हो सकता है, लेकिन हम एक और ऑप्शन को चेक करेंगे। लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग राइट बाई पेन, हाँ ये बड़ा करेक्ट आंसर बनता है क्योंकि ये एक पैसिव स्ट्रक्चर भी हमारा हो जाता है।
है ना। ये पैसिव स्ट्रक्चर भी होता है, यानी कि एग्जामिनर आस्क्ड बाय द पैसिव वॉइस, दैट मीन्स बेटा ये कौन सी हुई, फिर एक्टिव वॉइस हमारी हो गई, है ना। ये हमारी एक्टिव वॉइस में हम इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। ये एक्टिव वॉइस हुआ तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ठीक है। अगर देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, अगर जब भी हम एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं, है ना, जब हम एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा हमारा फोकस किस पे होता है, सब्जेक्ट पे होता है। अगर उसी का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पे हमारा पूरा का पूरा फोकस आ जाता है, यानी कि फोकस विल बी द चेंजेस, फोकस हमारा चेंज होता है। तो इन केस बेटा, इन केस क्या, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग बाय, यानी कि टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग राइट बाय पेन, यानी कि मैं अच्छी खासी हैंड राइटिंग लिखता हूँ इंप्रूव करने के लिए मेरे पेन के द्वारा, ठीक है भाई। अच्छा खासा पेन होगा उसका, तो आप लोग भी अच्छा खासा पेन यूज कीजिए और अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए, दैट्स इट, है ना। जो जनरली ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा 49 का ये हो गया, क्योंकि ये एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में ग्रामर आपकी काम नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में आपका आईक्यू लेवल आपका एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आप किस हद तक क्वेश्चन को ट्रीट कर सकते हो, दैट इज द चेक, है ना। 49 क्वेश्चन ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो ये भी क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है एग्जाम, क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। ये भी रीअरेंज का ही क्वेश्चन है, सेम रीअरेंज का क्वेश्चन है। बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। कहता है एक्ट प्रॉपर नॉट विदाउट थिंकिंग डू, एक्ट प्रॉपर विदाउट थिंकिंग, यानी कि विदाउट थिंकिंग डू। चलो इसका आंसर बताने की मुझे कोशिश कीजिए, इसका आंसर जनरली क्या बनता है। तो वही रीअरेंज करना है आप लोगों को, ठीक है, कर लेते हैं रीअरेंज। एक्ट प्रॉपर नॉट विदाउट थिंकिंग डू। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी डू है पहले से, ठीक है, लेकिन हम चेक करेंगे देयर द 4 ऑप्शंस। अब देखो इसमें भी आप लोगों की ग्रामर काम नहीं आने वाली, यहाँ भी एग्जामिनर आपकी थिंकिंग डेवलप, यानी कि आपका एग्जामिनर आपका आईक्यू लेवल चेक करना चाहता है किस हद तक आप उस क्वेश्चन को ट्रीट कर सकते हो। चलो एक्ट नहीं, हाँ, क्योंकि ये जब भी सेंटेंस, अब देखो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा ये होता, फुल स्टॉप होता, तो ये एक इंपैरेटिव सेंटेंसेस होता, हाँ देख लेते हैं। लेकिन कहता है डू नॉट एक्ट विदाउट प्रॉपर थिंकिंग, हाँ ये कर, देखो पहला ही ऑप्शन मिल गया, यानी कि आपको बिना थिंकिंग के कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना, कि पहले सोचो और उसके बाद में उस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट दो, यानी कि सोचने के बाद में आपको उस चीज को रिएक्ट करना है, पहले ही ऐसे सडनली रिएक्ट नहीं करना। चलो लेकिन और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं भाई, नॉलेज मिलेगी, और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एक्ट डू नॉट प्रॉपर विदाउट थिंकिंग, यानी कि आपने बिना सोचे समझे ही एक्ट, प्रॉपर एक्ट तरीके से आपने एक्ट नहीं किया, नहीं ये तो जनरली क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। डू नॉट थिंकिंग विदाउट प्रॉपर एक्ट, नहीं ये भी नहीं बन रहा। डू नॉट एक्ट प्रॉपर विदाउट थिंकिंग, नहीं, तो दैट मीन्स बेटा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब वो क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन के दिए थे, जो हमने स्किप किए थे, कि मैं आपको लास्ट में ये कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा। वो 5 क्वेश्चन अब करने वाले हैं, ठीक है, वो 5 क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं हमारे, देखते हैं। यहां से वो 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरली आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, इन यानी कि इस कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से रीड आउट करना पड़ेगा, है ना। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को रीड आउट करना पड़ेगा बिफोर द अटेम्प्ट द क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन को रीड करेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्लोली रीड, और वन टाइम रीड करना है। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसी पैसेज को भले ही समझ में ना आ रहा हो, बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहते हैं, अगेन एंड अगेन पढ़ते रहते हैं, जिसमें हमारा टाइम कंज्यूम ज्यादा हो जाता है। चलो देखते हैं, ये भी चेक करना है कि ये ग्रामेटिकल बेस्ड है, ये वोकैबुलरी बेस्ड है, या एक स्टोरी बेस्ड है, या कोई हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। देखते हैं क्या है। कहता है रॉबर्ट ब्रूस वॉज द थिंक ऑफ द स्कॉटलैंड, ही हैड मेड एनी एफर्ट्स टू लिबरेट हिज कंट्री, यानी कि मुझे ये पता चला कि ये हिस्ट्री बेस्ड पैसेज है। अब हिस्ट्री बेस्ड पैसेज में तो ग्रामेटिकल टर्म्स तो इंप्लीमेंट हो नहीं सकते, है ना। देखो पहली लाइन से ही हमें समझ में आ गया। तो मैंने वो 4 टाइप के पैसेज आप लोगों को पहले ही बता रखे हैं कि कौन कौन से एग्जामिनर आपसे प्रोबेबली पूछ सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, यानी कि इस नाम का एक राजा था, ठीक है, इस नाम का एक राजा था, ठीक है, जो स्कॉटलैंड में था, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी नाउन से होगी। अब इस रॉबर्ट के लिए इस ही को यूज किया हुआ है, यानी कि ग्रामेटिकल टर्म्स भी इसमें हम फाइंड करेंगे, है ना। अब अगेन एंड अगेन मैं रॉबर्ट को तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता ना, इसीलिए यहाँ पे क्या बन गया हमारा ही हैड। चलो ही किसके लिए आया, उसी के लिए आया। ही हैड मैनी एफर्ट्स टू
कहता है लिबरेट हिज कंट्री बट इज इन वेन, एंड कहता है वन डे। अब यहाँ पे देखो फुल स्टॉप आया, 2 सेकेंड का यहाँ पे आपको स्टे करना है, आफ्टर दैट यू विल रीड अगेन, ठीक है। कहता है वन डे ही वॉज सिटिंग इन अ केव इन अ डिजेक्टेड मूड, ही वॉज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हिज अटेम्प्ट टू लिबरेट हिज कंट्री, ठीक है। कहता है ऑल ऑफ सडन हिज आईज, ठीक है, फेल ऑन अ स्पाइडर दैट। अब देखो दैट यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, ये एज अ कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, यानी कि टू स्टेटमेंट को रिलेट करने के लिए, ठीक है। कहता है ट्राइंग टू रीच हिज सीलिंग, ठीक है। कहता है इट मेड सेवरल अटेम्प्ट्स, यानी कि उसने कई सारे अटेम्प्ट्स किए, बट एवरी टाइम हिज फेल्ड, है ना, यानी कि उसने कई बारी अटेम्प्ट किए चीजों को, बट अगेन एंड अगेन वो फेल ही होता रहा, ठीक है। अब यहाँ पे बट आ गया, ठीक है। बट द स्पाइडर, अब देखो स्पाइडर को स्पेसिफिक बनाना है तो द आर्टिकल उसने लगा दिया, ठीक है। कहता है डिड नॉट, और एक चीज और, जब हिस्ट्री टाइप का पैसेज हम पढ़ते हैं तो टोटली बेस्ड ऑन पास्ट टाइम, वो पूरा का पूरा पास्ट में ही यानी कि कंसिडर होगा, नॉट अ प्रेजेंट, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री होती है इज टोटली बेस्ड ऑन पास्ट टेंस, पास्ट पे ही बेस्ड होती है। चलो देख लेते हैं। कहता है डिड नॉट लॉस हार्ट, इट मेड अ फ्रेश अटेम्प्ट टू द ग्रेट सरप्राइज एंड जॉय, यानी कि हंसी खुशी का माहौल था। फिर कहता है देखो यहाँ पे रॉबर्ट, यानी कि ये हो गया यहाँ पे नाउन हो गया, दिस टाइम इट्स अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल, यानी कि जो उसने लास्ट अटेम्प्ट दिया था कहीं ना कहीं वो उसका सक्सेसफुल रहा था, हाँ, है ना। फिर कहता है ब्रू वॉज नाउ फुल ऑफ प्रेज फॉर द एफर्ट्स मेड बाय द स्पाइडर, हाँ ही। अब देखो अगर ये मैं इस स्पाइडर की बात करूँ ना, तो अब ये रोबोट के लिए नहीं आया ही अब किसके लिए आया, स्पाइडर के लिए आया। ही फेल्ट इंस्पायर्ड एंड बिगिन टू थिंक दैट ही माइट ऑल्सो सक्सेड, यानी कि उसने कुछ ऐसी विचारधाराएं अपनाई जिससे वो सक्सेसफुल होता ही है, क्योंकि भाई देर द सो मेनी टाइम्स हम चीज़ों को अटेम्प्ट करें, अगेन एंड अगेन फेल ही होते जा रहे हैं हम, और उन चीज़ों का फिर एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है, हाँ। फिर कहता है थिंक दैट ही माइट ऑल्सो सक्सेड लाइक द स्पाइडर, है ना, लाइक द स्पाइडर, हाँ। अब ये जो ही आया है प्यारे बच्चों, ये फिर अगेन किसके लिए आया, रोबोट के लिए आया, स्पाइडर के लिए आया, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा आपकी थिंकिंग क्या होती है, हाँ। मेड अनादर अटेम्प्ट, उसने फिर एक अनादर अटेम्प्ट दिया विद करेज, दिस टाइम ही वॉज सक्सेसफुल फ्रीजिंग हिज कंट्री, यानी कि कुछ विचारधारा हुई है, फाइनली वी हैव गॉट इट ऑफ समथिंग, यानी कि वो फाइनली वो सक्सेसफुल रहा था इन चीजों के लिए। अब आप क्या समझे इस पैसेज से, ये आपको डिपेंड करना पड़ेगा, मुझे नहीं, है ना। तो सिंपली आपने चीजों को जस्टिफाई किया, चीजों को देखा, चीजों को समझा। अब इस पे बेस्ड बेटा हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे कि वो क्वेश्चंस आप लोगों के क्या कहते हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके पास में, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द किंग, यानी कि जो हमारे किंग की थी ना वो प्रॉब्लम क्या थी बेटा, जो हमारे किंग की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी बेटा, वो प्रॉब्लम ये थी हमारे किंग की कि ही वॉज हैप्पी बट द नो दिस इज द नॉट करेक्ट आंसर, हाँ। ही हैड नो सोल्जर्स, नहीं। ही वांटेड टू वरी अबाउट अगेन, नहीं, दैट मीन्स बेटा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हिज कंट्री वॉज नॉट फ्री, यानी कि उसकी कंट्री क्या थी, फ्री नहीं थी पूरी तरीके से, जो अपनी जैसे अंग्रेजों ने भारत पे वो चला रखा था, लेकिन हमारे महात्मा गांधी, जो भी हमारे जितने भी हमारे जो महात्मा गांधी है या हम बी आर अम्बेडकर, दे आर द लॉट ऑफ पीपल, इन्होंने आज़ादी में अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर हमारा बन जाता है ए। अब देखो मैंने भी तो पैसेज पहली बार ही पढ़ा है, लेकिन मुझे तो पढ़ते ही इसका आंसर आ गया, तो आप लोगों को भी ट्राई करना पड़ेगा, फाइंड करने पड़ेगी सेंसेस को कि कैसे हम चीज़ों को फाइंड अप कर सकते हैं, दैट इज द करेक्ट, है ना। नेक्स्ट करते हैं, फिर पैसेज आ गया, चलो पैसेज तो हमने पढ़ ही लिया, आंसर देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। 7 क्या है, वाई वॉज रॉबर्ट ब्रूज सिटिंग इन अ डिजेक्टेड मूड, यानी कि भाई जो रॉबर्ट था ना, ये रोबोट है ना, जो ये रॉबर्ट था भाई, ये सैड मूड में क्यों बैठा था, ये सैड मूड में क्यों ही बैठा था, डिजेक्टेड मूड, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। कहता है ही हैड अ डिजीज, अरे उसको कोई बीमारी थी, है उसको कोई बीमारी थी क्या भाई, नहीं, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, मतलब कि दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट,
हाँ, ही वॉज अफ्रेड ऑफ गोस्ट नहीं, अरे भूत का तो कोई पैसेज में जिक्र ही नहीं हुआ है ना, भूत का तो पैसेज में कोई जिक्र ही नहीं हुआ। हाँ, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम स्टिंग, अरे नहीं ये कैसे हो जाएगा, अरे बड़ा ही मजा आ गया। ही हैड फेल्ड टू मेक हिज कंट्री फ्री, यानी कि वो अपनी कंट्री को आजाद कराने में क्या रहा था, फेल रहा था, इसीलिए उसका मूड ऑफ था, है ना, इसीलिए उसका मूड ऑफ था। भाई ऑब्वियस ही बात है, सपोज दैट आपकी बहुत ही फेवरेट चीज आपकी टूट जाती है तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, मेरी फेवरेट चीज टूट गई, मेरा मूड ठीक नहीं है, तो वैसे ही चीज आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पैसेज आ गया, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या आएगा, कहता है हाउ डिड द स्पाइडर एनकरेज रॉबर्ट ब्रूस। चलो इसका आंसर बता दो मुझे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग मुझे आंसर बताओगे। चलिए 8 का आंसर क्या होगा, 8 का आंसर क्या होगा आप लोगों का, जल्दी से मुझे कमेंट्स में आप भी अपने आंसर बताते रहिएगा। कहता है ही डिड, है ना, कहता है ही डिड, आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा, जनरली सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है स्पाइडर वाज कैचिंग इट्स प्रे नहीं, स्पाइडर वाज हैंगिंग फ्रॉम द नेट्स नहीं, स्पाइडर वाज लाइंग अप साइड्स नहीं, हाँ डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। स्पाइडर रीच्ड द सीलिंग आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स, यानी कि वो उसने कई सारे अटेम्प्ट दिए थे, ये बात हमें पैसेज में पता चली थी, उसने कई सारे, देयर द मल्टीपल, देयर द मेनी टाइम्स अटेम्प्ट, तो इन दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फिर पैसेज है बेटा, इसका आंसर देखेंगे। कहता है What was the result of the last attempt of Robert Bruce? चलिए इसका क्या आंसर होगा हमारा, बताइए भाई इसका क्या आंसर होगा। अब भाई एक बात बताओ, he was killed नहीं, he was killed, he failed again नहीं, he was succeed, he failed away नहीं। Right now in this question कहता है what was the result of the last attempt of Robert, क्या he was सक्सेसफुल, यानी कि उसने सक्सेसफुल क्या किया था बेटा, अपना अटेम्प्ट उसने क्वालिफाई कर लिया था, जो लास्ट अटेम्प्ट उसने दिया था उसको उसने क्या कर लिया था, क्वालिफाई कर लिया था। तो दैट इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, ये पैसेज है, इसका आंसर देखते हैं। कहता है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पैसेज, कि आपने इस पैसेज से एक्चुअल में क्या सीखा, क्या आपने पैसेज में पढ़ा, ये चीजें हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पैसेज, कि इस पैसेज से आपने एक्चुअल में क्या सीखा। कहता है वी मस्ट नॉट लॉस हार्ट इन टच टाइम टफ टाइम्स, कहता है स्पाइडर आर क्लियर क्रिएचर, कहता है रॉबर्ट ब्रूस वाज हार्ड वर्किंग, कहता है एनिमल कैन टीच लेसन बेटर देन द एनिमल बीइंग, ह्यूमन बीइंग, बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स की बात करते। चलो ये लास्ट क्वेश्चन आपको मैं देता हूं होमवर्क में, और इसको आप लोगों को कमेंट्स में आपका आंसर, आप लोग यानी कि कमेंट्स में आप लोगों को आंसर बताना है इसका, है ना, कमेंट में आप लोगों को इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो राइट नाउ बेटा इस क्लास में बेसिकली ये क्वेश्चन थे आप लोगों के, जो आपके अकॉर्डिंग टू योर सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करवाए हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई भी कीजिएगा, ठीक है। तो जनरली आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन प्रोबेबली आपका एग्जामिनर पूछेगा, तो आप लोगों को यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे कंसिडर हमें करके चलनी है, ठीक है ना, यही चीज़ हमें यहाँ पे कंसिडर करके चलनी है। तो अब आपके पास में एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अब आपके पास में समय ज़्यादा नहीं है बेटा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब आ चुका है, ज़्यादा दूर आपका एग्ज़ाम नहीं है, तो चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आइडेंटिफाई करना, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखना। यू कीप हार्ड वर्क यू विल गेट सक्सेस, कीप हार्ड वर्क यू विल गेट सक्सेस, अपनी जीत और मेहनत स्टार्ट कर दो बेटा, यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट कीजिए, उनके एफर्ट्स पे उतरिए, अपने एफर्ट्स पॉजिटिव करिए, यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। 100% रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। तो वो कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, ठीक है। तो in today's class that's it, we will continue in upcoming sessions और upcoming classes, और upcoming classes में भी बेटा हम there are a lot of types of question we have to practice, हम
बहुत टाइप के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे और उन पे इम्प्रूवमेंट भी करते चलेंगे। चलिए, तो राइट नाउ बेटा टुडेज क्लास दैट्स इट, वी विल कंटिन्यू इन अपकमिंग क्लासेस। तो बाय बाय बच्चा, वी विल मीट अगेन, बाय बाय, गॉड ब्लेस।